वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2024 के क्वेश्चंस। ठीक है, इसके अंदर हम रियल, लीनियर एंड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है, इन सब के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो फटाफट देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है द ग्लोबल मैक्सिमा ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई वेयर एफ ऑफ एक्स वाई क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ई रेज टू पावर 2 माइनस एक्स माइनस वाई ऑन ये, यानी ये रीजन हमें दिया हुआ है। ठीक है, और ये कौन सा रीजन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, जिसमें बाउंड्रीज भी इंक्लूड की है इसने। ठीक है, तो ये हमें रीजन गिवन है। उसमें कह रहा है कि फंक्शन का ग्लोबल मैक्सिमा क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वाली देखने वाली बात है कि एफ ऑफ एक्स वाई है, वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ई रेज टू पावर 2 माइनस एक्स माइनस वाई। ये फंक्शन ना कैसा है, सिमेट्रिक है। ठीक है, सिमेट्रिक का मतलब ये हो गया कि एफ ऑफ एक्स वाई होगा वो एफ ऑफ वाई के एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब x की जगह y पुट करेंगे तो ये सेम फंक्शन आएगा। तो ये जो अपना क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं वो क्या आते हैं, x इक्वल्स टू वाई के ऊपर, यानी मैक्सिमा और मिनिमा वो इसके ऊपर ही क्या करता है, एग्जिस्ट करेगा उसका, जब x y के इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से हमें जो बाउंड्रीज दे रखी हैं उस पर भी हमें चेक करना पड़ेगा। ये तो सिर्फ x इक्वल्स टू वाई वाली लाइन हो गई, उसके अलावा भी किसी पॉइंट्स पे वो एग्जिस्ट कर सकता है ना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, x इक्वल्स टू वाई के लिए निकालते हैं। तो जब x को मैं y के इक्वल पुट करूंगी, जब x को y के इक्वल पुट किया इस फंक्शन के अंदर, तो ये पूरा x की फॉर्म के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर 2 माइनस 2x। ठीक है, यानी ये आ जाएगा 2x स्क्वायर ई रेज टू पावर 2 माइनस 2x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से x इक्वल्स टू वाई के लिए, चलो ये तो हमने निकाल लिया था, हमें क्या निकालना है, मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव है ना, इसका डेरिवेटिव करेंगे और उसको क्या करेंगे, जीरो के इक्वल पुट। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 4 ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर 2 माइनस 2x प्लस 4x ई रेज टू पावर 2 माइनस 2x, और इसको क्या करेंगे, जीरो के इक्वल पुट। ठीक है, ठीक है, अब जीरो के इक्वल पुट करने के बाद क्या होगा, ये चीज़ तो हमने कर दी। इसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं कि क्या क्या आ सकती है। तो ई रेज टू पावर 2 माइनस 2x है, ये तो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, तो बाकी ये चीज़ जीरो होगी। तो 4 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 4x इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा कि x या तो जीरो होगा या वन होगा। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद। ठीक है, अब x या तो जीरो हो गया या वन हो गया, तो हम यहाँ पे पुट करके देख लें इसमें कि ये क्या वैल्यूज दे रहा है। तो देखो, जब मैं x को जीरो के इक्वल पुट करूंगी तो ये फंक्शन क्या देगा, ये वाला, तो ये फंक्शन क्या दे रहा है, जीरो दे देगा। और अगर मैं x की जगह वन पुट करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस वन दैट इज टू, एंड ई रेज टू पावर 2 माइनस 2 दैट इज जीरो, ई रेज टू पावर जीरो तो वन हो जाएगी, तो ये टू आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमें मिल गया। ठीक है, अब हमें लेकिन चेक तो करना है ना सारे पॉइंट्स के लिए, क्योंकि उसने क्या दिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए दिया है, और वो बोल रहा है कि ग्लोबल मैक्सिमा उसका कहाँ एग्जिस्ट करेगा। ये वैल्यूज मेरी कब आई है, जब एक्स वाई के इक्वल था, है ना, तभी ये वैल्यू आई है। अब हमें इस बाउंड्री वाले पॉइंट पे चेक कर लेते हैं, इन वाले पे, है ना। तो एक बार क्या करते हैं, एक्स को जीरो पुट कर लेते हैं, वाई को एज इट इज, मतलब वाई जीरो नहीं लेंगे। ठीक है, तो यानी एफ ऑफ जीरो वाई के लिए जो फंक्शन निकल कर आएगा वो कितना आएगा, एक्स को जीरो पुट किया तो वाई स्क्वायर ई रेज टू पावर 2 माइनस वाई, ये बचेगा फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एक्स को जीरो ना पुट करते और वाई को जीरो पुट कर देते तो भी वो एक्स की फॉर्म में यही फंक्शन बनता। ठीक है, तो इससे और उससे सेम ही बात आएगी। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट ही चाहिए हमें। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये अब पूरा फंक्शन y का बन गया, तो इसको g ऑफ y नाम दे दे, तो ये होगा वाई स्क्वायर ई रेज टू पावर 2 माइनस वाई। सिमिलरली यहाँ से g डैश वाई निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 2y ई रेज टू पावर 2 माइनस वाई माइनस वाई स्क्वायर ई रेज टू पावर 2 माइनस वाई। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे ताकि हमें मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट मिल सके। तो ये हो जाएगा 2y माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से y या तो क्या आएगा, जीरो, या फिर क्या आएगा, 2 के इक्वल। ठीक है, अब जब y क्या आया, जीरो के इक्वल, तब तो ये वैल्यू जीरो बन जाएगी पूरी फंक्शन की। अगर y मेरा 2 के इक्वल है तो g ऑफ 2 कितना आ जाएगा, 4, है ना।
तो इसका मतलब जब मेरा फंक्शन इस बाउंड्री के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो 4 वैल्यू दे रहा है, इसके ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो 2 वैल्यू दे रहा है, ठीक है। और बाकी इन सब पॉइंट्स पे भी अगर निकालेंगे तो वो मैक्सिमम पॉइंट उसका इससे बाहर नहीं जाएगा, है ना। क्योंकि जैसे मान लो यहाँ पे अगर हमने क्या किया, ये वाला अगर जैसे फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें एक्स को कोई और पॉइंट पुट करते हैं, वाई को कोई और पॉइंट पुट करते हैं। जैसे एक्स को मान लेते हैं कि एक्स मेरा क्या है 1 और वाई क्या है 2, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर चेक करते हैं फंक्शन की वैल्यू तो कितनी आएगी, एक्स को 1 पुट किया है, वाई को 2 पुट किया है, तो ये क्या कर जाएगा, देखो यहाँ पे एक्स माइनस वाई मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अगर एक्स प्लस वाई, अगर एक्स प्लस वाई है वो अगर मेरा क्या चला जाएगा, 2 से बड़ा चला जाएगा ना, एक्स प्लस वाई अगर 2 से बड़ा चला गया तो ये चीज़ मेरी क्या हो जाएगी, इसके रेसिप्रोकल में आ जाएगी। और इसके रेसिप्रोकल में आने का क्या मतलब हुआ कि ये मेरे पास कैसा जाएगा, ई की पावर है वो तेज़ी से बढ़ेगी, है ना, जैसे ही एक्स वाई को हम बढ़ाते जाएंगे तो ये चीज़ मेरी क्या होती जाएगी, मिनिमम की तरफ टेंड करती जाएगी, यानी ये फंक्शन वैल्यू है ना ये मिनिमम देता जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू को पॉजिटिव रखना है ताकि ये इसका मैक्सिमम वैल्यू दे सके। तो इसलिए यहाँ से वाई को जब 2 लिया है तो ये मेरे पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है और मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या ही है, 4 के इक्वल। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो कह रहा है कि लेट आर मुझे कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल पाथ गिवन है जो 0 2 से 3 0 पे जा रहा है, ठीक है। किस तरीके से, देखो ये मेरे पास क्या है 0 2, है ना, और ये क्या है 3 0। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से ले सकते हैं हम पाथ, ठीक है, ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई मुझे क्या गिवन है, 1 - 2y एंड 1 - 2x, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है एफ ऑफ डी आर। तो यहाँ से देखो जो आर होता है वो क्या होता है, एक्स आई प्लस में वाई जे, है ना, यही होता है। तो जब मैं डी आर निकालूंगी तो वो कितना आएगा, डी ऑफ एक्स आई प्लस डी वाई ऑफ जे, ठीक है। तो ये मेरा डी आर निकल गया। तो यहाँ से और जो एफ है उसको भी हम इसी के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, है ना। तो वो कैसे लिखा जाएगा, 1 - 2 ऑफ वाई, है ना, 1 - 2 ऑफ वाई ऑफ आई कैप प्लस 1 - 2 एक्स जे कैप, ठीक है। तो ये मेरा एफ आ गया, ठीक है। और साथ में ये क्या आ गया, आर आ गया। तो हमें क्या निकालना है, एफ डॉट डी आर, है ना, और इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ से डी एक्स आई प्लस में डी वाई जे और इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हो, अगर जो मैं ये पाथ लेकर चली हूँ इसकी मैं इक्वेशन निकाल लूँ और फिर वहाँ से जो भी y की वैल्यू आएगी या x की वैल्यू आएगी उसको या तो y के टर्म्स में या फिर x के टर्म में प्रॉपर कर लेंगे। तो यहाँ से इसकी इक्वेशन निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, इसकी इक्वेशन क्या आएगी, y - y1, ये मेरा y1 है तो ये 2, y2 - y1, 0 - 2, 3 - 0 और x - 0। तो ये कितना आ गया, y इक्वल्स टू माइनस का 2/3 ऑफ x प्लस में 2। तो ये मेरी y की वैल्यू आ गई। यहाँ से क्या करते हैं, डी वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि इसके अंदर पुट कर सकें। तो डी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी ऑफ वाई इक्वल्स टू माइनस का 2/3 डी एक्स, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी आई थी, 2 - 2/3 ऑफ x। अब ये जो वैल्यूज आई हैं ये इसके अंदर पुट कर देते हैं और जो लिमिट आएगी वो पूरी x के ऊपर लग जाएगी। तो जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, देखो लिमिट होएगी वो x की लगेगी। तो x मेरा 0 से 3 पे आ रहा था ना, तो ये 0 से 3 चला जाएगा। 1, अच्छा इसको इसके साथ करेंगे तो ये 1 - 2y डी एक्स, 1 - 2 y कितना है, माइनस का 2/3 प्लस का माइनस का 2/3 एक्स प्लस का 2, ठीक है। और ये इसके साथ डी एक्स, ठीक है, डी एक्स तो इसके साथ भी आएगा प्लस में 1 - 2x एज इट इज, इसका डी वाई के साथ होएगा। तो डी वाई कितना है, माइनस का 2/3 और साथ में क्या आ गया, डी एक्स आ गया इस पूरे के साथ, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेंगे, 0 से 3 ये कितना हो जाएगा, 1 - 4 माइनस का 3
ये कितना हो जाएगा माइनस का प्लस का 4/3 ऑफ एक्स, ये कितना हो जाएगा माइनस का 2/3 और ये हो जाएगा प्लस का 4/3 ऑफ एक्स और क्या आ जाएगा डी एक्स। ठीक है, इसको सोल्व किया, ये हो जाएगा 9 माइनस का 11/3। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 8/3 x² 2 लिमिट पुट 0 से 3 माइनस का 11/3 इंटू 3 प्लस का 8/3 नीचे 2 भी है और साथ में क्या आ जाएगा 9 के इक्वल। ठीक है, और ये 0 वाले पे 0 वैल्यू दे देगा तो -11 प्लस में 12 तो ये आ गया 1। हेंस जो मेरी इस एफ डी आर की इंटीग्रल की वैल्यू आई है वो कितनी आ जाएगी 1 के इक्वल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो कह रहा है कि H है वो मुझे एक सबसेट गिवन है S3 का। S3 यानी सिमेट्रिक ग्रुप S3 की बात कर रहे हैं वो। S3 के अंदर एलिमेंट्स कैसे होते हैं I 1 2 1 3 2 3 1 2 3 एंड 1 3 2। ठीक है, ये मेरे पास S3 के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। तो कह रहे हैं कि H है ना वो इसी का ही सबसेट गिवन है। किस तरीके से कि ट्रेस ऑफ A1 A2 A3 वो इसके इक्वल गिवन है। ठीक है, जहाँ पे A1 A2 A3 मैट्रिक्स गिवन है 2x2 की कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स गिवन है, तो कह रहे हैं कि H के अंदर एलिमेंट्स कितने आएंगे। अच्छा S3 के वो ही एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं इनमें से जो ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला होता है या फिर मैं बोल सकती हूँ कि एक हमारे पास एक एक चीज़ होती है कि ट्रेस ऑफ ABC ये किसके इक्वल होता है। यहाँ पे C शिफ्ट हो जाएगा और ये दोनों आगे शिफ्ट हो जाएंगे CAB। ठीक है, फिर ट्रेस ऑफ B इधर आगे शिफ्ट हो जाएगा और ये CA शिफ्ट हो जाएंगे। इसके अलावा इसके इक्वल कुछ भी नहीं होता। जैसे अगर हम चाहें तो अगर इसको BA को इंटरचेंज कर दे तो वो चीज़ गलत हो जाती है। ठीक है, ये सिर्फ इसके लिए वैलिड होता है। इन जनरल वो चीज़ें ट्रू नहीं रहती, लेकिन इन जनरल ये चीज़ें अच्छे से ट्रू रहती है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से यही चीज़ हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। हमें क्या गिवन है कि ट्रेस ऑफ A1 A2 A3 किसके इक्वल गिवन है ट्रेस ऑफ A ऑफ सिग्मा 1 A ऑफ सिग्मा 2 एंड A ऑफ सिग्मा 3। ठीक है, ये हमें ट्रेस गिवन है। ठीक है, अब हमें अगर मैं इस वाले फॉर्मूले से इसके ऊपर अप्लाई करती हूँ ये वाला फॉर्मूला, तो क्या आता है देखो ट्रेस ऑफ A ऑफ सिग्मा 1 इंटू A ऑफ सिग्मा 2 इंटू A ऑफ सिग्मा 3 इक्वल्स टू में ट्रेस ऑफ ये वाला आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये एज ABC मैट्रिक्स लेकर कर देंगे तो ये वाला आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये आगे शिफ्ट हो जाएंगे तो A ऑफ सिग्मा 3 इंटू A ऑफ सिग्मा 1 इंटू A ऑफ सिग्मा 2। ठीक है, सिमिलरली ट्रेस ऑफ A ऑफ सिग्मा 2 इंटू ट्रेस ऑफ सिग्मा 3 इंटू A ऑफ सिग्मा 1। ठीक है, ये चीज़ें आ गई, ये तीनों इक्वल रहेंगी। अब देखो यहाँ से सबसे पहले ट्रेस ऑफ A1 A2 A3 ये किसके इक्वल दिया था इसके इक्वल, ये इसके इक्वल भी होगा ये इसके इक्वल भी होगा। तो यहाँ से सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करवा देते हैं। ठीक है, तो जब इन दोनों को कंपेयर करवाएंगे तो क्या निकलेगा देखो यहाँ पे A ऑफ सिग्मा 1 है यानी इस सिग्मा 1 और यहाँ पे ये 1 है तो इससे कंपेयर करवाए तो सिग्मा 1 1 के इक्वल निकला, फिर सिग्मा 2 2 के इक्वल निकला, फिर सिग्मा 3 3 के इक्वल निकला। इसका मतलब यहाँ पे सब अपनी ही इमेजेस बन रही है, यानी 1 1 की इमेज बन रही है, 2 2 की, 3 3 की। यानी ये मेरे पास ये वाला एलिमेंट आ गया और ये कैसा एलिमेंट होता है आइडेंटिटी, है ना। तो इसका मतलब H के अंदर ये तो सेटिस्फाई कर गया इस चीज़ को, है ना। तो इसका मतलब H के अंदर आई तो गया। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड कौन सा जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर, किसको, इसको और इसको, है ना, क्योंकि ये इसके इक्वल होएगा। तो अब देखो यहाँ पे सिग्मा 3 किसके इक्वल आएगी 1 के इक्वल आएगी। तो सिग्मा 3 जब 1 के इक्वल आएगी, एक बार लिख लेते हैं यहाँ से कि सिग्मा 3 1 के इक्वल, है ना। तो सिग्मा 3 1 के इक्वल आई, सिग्मा 1 2 के इक्वल आई। देखो ये वाली चीज़ कंपेयर करवा रहे हैं ना, और सिग्मा 2 3 के इक्वल आई। कहने का मतलब क्या हुआ
कि यहाँ पे 3 की इमेज 1 आई, 1 की इमेज 2 आई और 2 की इमेज 3 आई। तो ये एक एलिमेंट बनेगा कौन-सा? 1 की इमेज क्या आ रही है 2 एंड 2 की इमेज क्या आ रही है 3। तो ये एक एलिमेंट बन गया। तो ये इसके अंदर गया क्योंकि ये भी सैटिस्फाई कर गया। सिमिलरली तीसरा जब निकालेंगे तो यहाँ से क्या आएगी? सिग्मा 2 की इमेज 1 यानी 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 2 एंड 1 की इमेज 3। तो ये क्या आ जाएगा? 1 3 2। तो इसका मतलब H अपने अंदर 3 एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है ना? इसके अलावा तो नहीं कर रहा क्योंकि इसके अलावा तो कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं हो रही ट्रेस की। तो ये 3 एलिमेंट्स ये क्या कर जाएगा? कंटेन कर जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे हैं तो 3 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो, कह रहा है कि मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है जो R4 से R4 जा रही है और R कैसी है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है? और वो किस तरीके से गिवन है? सच दैट कि 1 एंड 2 है वो ही सिर्फ t के आइगन वैल्यूज है, यानी 1 और 2 के अलावा कोई भी आइगन वैल्यू नहीं है। सपोज द डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ t माइनस i4 एंड रेंज ऑफ t माइनस 2 i4 आर 1 2। यानी कर्नल का जो डायमेंशन गिवन है इसके कर्नल का वो 1 गिवन है एंड इसकी रेंज का जो डायमेंशन गिवन है वो 2 गिवन है। ठीक है? तो यहाँ से देखो ये जो कर्नल रिप्रेजेंट करता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ t माइनस i4, ये मेरे पास नलिटी ऑफ t माइनस i4 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मेरे पास gm ऑफ आइगन वैल्यू 1 को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है? ये आइगन वैल्यू की 1 जो आइगन वैल्यू है उसके gm को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ से इसका जो डायमेंशन गिवन है वो कितना गिवन है? 1 के इक्वल, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरे पास gm आई ऑफ आइगन वैल्यू 1 वो कितनी आ गई? 1 के इक्वल। ठीक है? अब जो ठीक है, चलो ये बात तो क्लियर है। ठीक है, अब साथ में क्या गिवन है? डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ t माइनस 2 i4 वो कितना गिवन है? 2 गिवन है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं? ये कहने का मतलब रैंक गिवन है ना? रेंज का जो डायमेंशन होता है वो रैंक को ही रिप्रेजेंट करता है, तो ये 2 गिवन है। तो यहाँ से रैंक नलिटी थ्योरम से क्या हो जाएगी? ये 2 के इक्वल, क्योंकि डायमेंशन ऑफ जो डोमेन गिवन है वो कितनी है? 4। ठीक है? तो यहाँ से ये हो गया। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि gm ऑफ आइगन वैल्यू 2 वो कितनी है? 2 के इक्वल। अब देखो जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होती है ना उसके अंदर क्या होता है? जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के अंदर जो gm होती है ना वो नंबर ऑफ ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करती है। जिस भी आइगन वैल्यू की gm की बात कर रहे हैं वो उस आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग जो जॉर्डन ब्लॉक्स के अंदर जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के अंदर ब्लॉक्स बनते हैं वो उसकी नंबर को रिप्रेजेंट करती है, वो कितने ब्लॉक्स बनते हैं। ठीक है? तो यहाँ से देखो जब हमने आइगन वैल्यू 1 ली थी तो उसकी gm कितनी आई थी? 1 के इक्वल। इसका मतलब इसके पास जो ब्लॉक्स बनेंगे किसके अंदर? जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के अंदर, वो कितना बनेगा? 1 बनेगा। अब वो 1 क्या होगा? कितने ऑर्डर का हो सकता है ना? वो डिपेंड करेगा कि उसकी am कितनी है। ठीक है? साथ में जो 2 आइगन वैल्यू ली थी उसकी gm कितनी आई थी? 2। तो उसके अंदर ब्लॉक्स कितने बनने चाहिए? 2 बनने चाहिए। यहाँ से अब जो ब्लॉक्स तो चलो ये पता चल गए कि कितने बनेंगे, अब कितने ऑर्डर के बनेंगे वो रिप्रेजेंट करेगा उनकी am। अब यहाँ से अगर मान लो कि जो 2 की am है वो अगर 2 से बड़ी हो गई, क्योंकि am तो हमेशा या तो बड़ी होती है gm से या फिर इक्वल होती है। ठीक है? मान लेते हैं कि जो am है वो मेरे पास 1 की am है वो क्या हो सकती है? या तो 1 हो सकती है या 2 हो सकती है, क्योंकि देखो टोटल 4x4 की मैट्रिक्स बनेगी। अब एक ऑर्डर एक ब्लॉक तो बनेगा 1 के कोरस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे उसकी जो gm है वो क्या हो सकती है? और देखो 2 ब्लॉक्स बनेंगे 2 के कोरस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे 2 ब्लॉक्स तो उसने घेर लिए। ठीक है? अब वो डिपेंड करेगा कि ये 2 ब्लॉक्स बन रही है कितने कितने ऑर्डर के बन रहे हैं, तो वो उसकी एम के ऊपर डिपेंड करेगा। मान लेते हैं यहाँ पे कि अगर 1 की एम है वो 1 है, तब तो 2 का जो ब्लॉक है 2 के कोरस्पॉन्डिंग जो ब्लॉक्स आएंगे, अगर इसकी एम 1 मानी है यानी वो जो आइगन वैल्यू है वो एक बार ही आ रही है, तो 2 के कोरस्पॉन्डिंग जो ब्लॉक बनेंगे वो 2 बनेंगे, तो एक तो 2 ऑर्डर 2 का बनेगा और एक 1 का बनेगा, है ना? सिमिलरली अगर यहाँ पे आइगन वैल्यू की am 1 की 2 मान लेते हैं तो यहाँ पे इसके कोरस्पॉन्डिंग तो एक ब्लॉक बनेगा पूरा। ठीक है? जो इसका बनेगा 1 ऑर्डर का, और इसके कोरस्पॉन्डिंग 2 ब्लॉक बनेंगे छोटे छोटे। ठीक है? तो इस तरीके से आएगा ये। तो क्या हुआ यहाँ से? चलो एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं, क्या पता हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही ना पड़े, यहाँ पे इनसे ही काम हो जाए। तो हमें सिर्फ क्या देखना है कि 1 ब्लॉक एंड
2 के कोरस्पॉन्डिंग 2 ब्लॉक्स। तो देखते हैं यहाँ पे क्या-क्या बन सकती है। देखो, हमें क्या चाहिए 1 के कोरस्पॉन्डिंग तो 1 ब्लॉक चाहिए, तो 1 ब्लॉक कहाँ-कहाँ बन रहा है? 1 के कोरस्पॉन्डिंग 1 ब्लॉक यहाँ बन रहा है और 2 के कोरस्पॉन्डिंग 2 ब्लॉक्स चाहिए, 2 ब्लॉक चाहिए। अच्छा यहाँ पे 2 ब्लॉक तो नहीं बन रहे, यहाँ पे तो सिर्फ 1 ब्लॉक बन रहा है, हमें तो 2 ब्लॉक तो चाहिए ही कम से कम, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 ब्लॉक्स बन रहे हैं और 1 के कोरस्पॉन्डिंग 1 ब्लॉक बन रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है ना? इसका मतलब यहाँ से हमें ये ऑप्शन तो क्या मिल सकता है? करेक्ट मिल सकता है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है ना इसकी, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं, ये क्या कह रहा है कि 1 के कोरस्पॉन्डिंग 1 ब्लॉक होना चाहिए, चलो 1 ब्लॉक तो है, लेकिन 2 के कोरस्पॉन्डिंग 2 ब्लॉक होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो 2 के कोरस्पॉन्डिंग सिर्फ इसने 1 ही ब्लॉक दिया है और वो भी 3 क्रॉस 3 का, ठीक है, 3 ऑर्डर का, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। 1 के कोरस्पॉन्डिंग 1 ब्लॉक है, 2 के कोरस्पॉन्डिंग 2 ब्लॉक्स हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है, हैंस ए एंड डी ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से सोच सकते हैं इसको। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो, कह रहा है कि f है वो आर स्क्वायर से r एक फंक्शन गिवन है f ऑफ एक्स वाई, मुझे ये गिवन है, ठीक है। यहाँ पे इसको y इज नॉट इक्वल्स टू 0 और x बिलोंग्स टू r, और अदरवाइज इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि y नॉट 0 एंड y इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट निकालिए। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पूछ रहा है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव एंड पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं, ठीक है। गिवन है f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू में 1 माइनस कोस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, और साथ में रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको आर को एक्स को आर कोस थीटा एंड वाई को आर साइन थीटा पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो बनेगा, ये मेरे पास आर थीटा की फॉर्म के अंदर आ जाएगा, 1 माइनस कोस ऑफ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और साथ में इधर क्या आ जाएगा, आर। तो व्हेन आर टेंडिंग्स टू 0, तो ये पूरा 0 की तरफ चला जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी कॉन्टिन्यूटी के ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ठीक है। हमें क्या करना है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने से पहले इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स चेक कर लेते हैं, ताकि उसको डिफरेंशिएबिलिटी में भी यूज़ कर सके, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ से देखो, हमें क्या चाहिए, कर लिया एफ बाई कर लिया एक्स 0 0 पे, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एच 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 अपॉन क्या आ जाएगा, एच के इक्वल, है ना, क्या आ जाएगा, एच के इक्वल, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, अब देखो यहाँ पे हमें फंक्शन में गिवन था कि y अगर 0 होता है तो फंक्शन पूरा 0 हो जाएगा, है ना, कि y अगर 0 के इक्वल है तो फंक्शन पूरा 0 हो जाएगा। तो यही केस इसमें अप्लाई कर देंगे कि यहाँ पे y 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये वैल्यू भी 0 गिवन है, तो 0 माइनस 0 बाई एच कितना आ जाएगा, इसकी लिमिट एच टेंड्स टू 0 0 ही आ जाएगी, क्योंकि उसको ऑलरेडी 0 बना चुका होगा वो, ठीक है। सिमिलरली कर ली एफ बाई कर ली वाई 0 0 के लिए निकालेंगे, तो ये कितनी हो जाएगी, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 एच माइनस एफ ऑफ 0 0 अपॉन एच, एच की जगह के भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 0 एच पुट किया, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहीं से बता देती हूँ। जब हमने इसको 0 पुट किया और इसको एच पुट किया, तो ये क्या हो जाएगा, कोस 1 बन जाएगा, क्योंकि ये पूरा 0 बन जाएगा, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल, तो ये इसको पूरा 0 बना देगा। इसका मतलब जो उसका पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू वाई, वो भी क्या आ गया, 0 0 पे 0। इसका मतलब दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड दोनों क्या है, 0 के इक्वल, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, ठीक है। अब हाथों हाथ क्या कर लेते हैं, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, यहाँ से जब पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या मिले, दोनों 0 मिले, ठीक है। अच्छा, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करते हैं, ए ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच एंड बी प्लस के माइनस में एफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू ए एच प्लस में बी के एंड प्लस में क्या होता है, फाई ऑफ एच के, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो ए बी हमें गिवन है, वो पॉइंट क्या गिवन है, 0 0, ठीक है। ओरिजिन के ऊपर हमें चेक करना है, तो क्या करेंगे, देखो इसके अंदर क्या पुट किया, ए को और बी को 0, तो ये एच के बन गया, माइनस में एफ ऑफ 0 0, ए की वैल्यू, ए क्या होते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव होता है ना ए एंड बी, तो वो कितने आए, दोनों 0 आए, तो ये दोनों 0 बन जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, फाई ऑफ एच के, ठीक है। एफ ऑफ एच के क्या आ जाएगा, एक्स की जगह एच, वाई की जगह के, 1 माइनस कोस ऑफ एच स्क्वायर बाई के स्क्वायर इंटू रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू फाई ऑफ एच के, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम ये चेक करते हैं कि
लिमिट एच के टेंड्स टू 0 0 फाई ऑफ एच के अपॉन में रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर ये जीरो आता है तो फिर ये क्या हो जाता है, डिफरेंशियबल। जो फंक्शन हम लेकर चले हैं वो डिफरेंशियबल हो जाता है, और अगर ये जीरो के इक्वल नहीं आता तो वो फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये चेक करना है। तो इसमें क्या करते हैं, फाई एच के को रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर से डिवाइड करवा देते हैं बोथ साइड। तो ये क्या आ जाएगी, फाई ऑफ एच के अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस कोस ऑफ एच स्क्वायर बाय के स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट एच के टेंड्स टू 0 0 फाई ऑफ एच के अपॉन रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू लिमिट एच के टेंड्स टू 0 0 1 माइनस कोस ऑफ एच स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसकी लिमिट देखते हैं कि एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, किसी भी पाथ के लिए देखते हैं। तो पुट कर लेते हैं के है वो एम एच के इक्वल है। ठीक है, इस पाथ के लिए हम चेक करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे के को एम एच पुट किया तो ये क्या बन जाएगा, ये वाली चीज़ 1 माइनस कोस ऑफ एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर एच स्क्वायर, है ना। तो ये क्या आ गया, 1 माइनस कोस ऑफ 1 बाई एम स्क्वायर। अगर इसके ऊपर लिमिट भी अप्लाई करेंगे, ये लिमिट इसके ऊपर कौन सी अप्लाई होती, एच टेंड्स टू 0, क्योंकि अब के है वो भी एच के अंदर कन्वर्ट हो चुका। तो ये क्या आ गया, ये एम के ऊपर डिपेंड कर गया। जैसे जैसे एम वेरी करता जाएगा ये चीज़ हमारी अलग अलग चीज़ देती जाएगी, मतलब एक पाथ पे हमें अलग अलग वैल्यूज़ मिल रही है। तो ये जो चीज़ गलत हो गई, इसका मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही उसकी लिमिट, तभी तो ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब एग्जिस्ट ना करने का मतलब ये हुआ कि ये वाली चीज़ एग्जिस्ट नहीं करी, है ना। और अगर ये वाली ही चीज़ एग्जिस्ट नहीं करी, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है ना। तो इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कॉन्टिन्यूअस तो था, ये कॉन्टिन्यूअस तो था लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं था। तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, अच्छा, और ये वाला ऑप्शन हो जाएगा गलत। अब चलते हैं इसके डायरेक्शनल डेरिवेटिव के ऊपर कि उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या आ रहा है। हमें कह रहे हैं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव वो सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो सारे जीरो हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे, है ना। एक क्या होता है, यूनिट वेक्टर, जिसके अलोंग हम लोग निकालते हैं u1 और u2 मान दिया उसको। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर मान दिया। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से डायरेक्शनल डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ ए बी, ठीक है, प्लस में h ऑफ u1 u2 माइनस f ऑफ ए बी अपॉन h। अच्छा, ये जो ए बी पॉइंट्स होते हैं ये जिन पॉइंट्स के अलोंग हम लोग निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे वो पॉइंट हमें 0 0 मेंशन है। ठीक है, तो f ऑफ 0 0 पुट किया तो ये क्या बन जाएगा, सिर्फ h ऑफ u1, है ना, और h ऑफ u2 माइनस में f ऑफ 0 0 अपॉन h, और लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, क्या करते हैं, यहाँ से पुट कर देते हैं वैल्यू। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, f ऑफ एच यू ये वाली चीज़ है, तो इसके अंदर 1 माइनस कोस ऑफ एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर बचेगा ना, है ना। और साथ में क्या आएगा, एच स्क्वायर u1 स्क्वायर एच स्क्वायर u2 स्क्वायर, और अपॉन में क्या आएगा, एच के इक्वल। अच्छा, जो वेक्टर होता है वो कैसा होता है, यूनिट वेक्टर होता है ना। ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है, और ये वेक्टर यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि u1 स्क्वायर प्लस में u2 स्क्वायर का जो रूट आएगा वो क्या आएगा, 1 के इक्वल। तो यहाँ पे वही चीज़ यूज़ कर देंगे। तो ये वाले क्या आएगा, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस ऑफ u1 स्क्वायर अपॉन में u2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, मोडलेस एच बाहर आएगा, क्योंकि जब रूट में से हम लोग बाहर लेते हैं तो मोड लेकर आती है वैल्यू। अंदर क्या बचेगा, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर, और अपॉन में क्या बचेगा, h। तो ये वाली चीज़ तो 1 ही हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या क्या वैल्यूज़ मिली है। अगर मेरा h है वो h टेंड्स तो कर रहा है 0 को, लेकिन h अगर मेरे पास लेफ्ट साइड से टेंड करेगा, यानी नेगेटिव साइड से टेंड करेगा, तो ये चीज़ मेरी नेगेटिव आएगी। तो ये वाला ऑल ओवर क्या हो जाएगा, ये माइनस एच, ये एच, तो ये कैंसिल होके माइनस की बच जाएगी ये। तो जब मेरा, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जब मेरा h है वो क्या कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है नेगेटिव साइड से। ठीक है, व्हेन h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, तो ये चीज़ मेरे पास क्या आएगी, माइनस ऑफ 1 माइनस कोस u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर। ठीक है, और अगर h है वो राइट साइड से
जा रहा है, ठीक है, 0 को टेंड कर रहा है, तो ये चीज़ क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है, ये आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हमें एक ही पाथ के अलोंग जब वो 0 को टेंड कर रहा है तो हमें क्या मिल गई, यहाँ पे 2 डिफरेंट लिमिट्स मिल गई, तो ये तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसका मतलब उसका जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, गलत। तो इसका मतलब इसका ए एंड डी ऑप्शंस क्या है, करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो कह रहा है कि टी और एस है वो मुझे R4 से R4 कोई दो नॉन जीरो एंड नॉन आइडेंटिटी आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, कैसे गिवन है, एक तो नॉन जीरो होनी चाहिए, साथ में नॉन आइडेंटिटी होनी चाहिए, ठीक है, और कह रहा है कि टी स्क्वायर है वो टी के इक्वल है, यानी टी तो हमें कैसे दे दी, आइडम पोटेंट, ठीक है, ये हमें कैसे दे दी, आइडम पोटेंट, और ये जो आइडम पोटेंट होती है ना वो हमेशा डायगोनलाइजेबल होती है, ये चीज़ तो ट्रू रहती है, तो हमें देखो डी ऑप्शन से यहाँ से ही पता चल गया। कह रहे टी इज नेसेसरली डायगोनलाइजेबल, ट्रू स्टेटमेंट पूछी है, बिल्कुल सही है, डायगोनलाइजेबल तो होगी। अब कह रहे कि क्या टी इन्वर्टिबल होगी, तो एक चीज देखो, टी स्क्वायर अगर टी के इक्वल है, अगर इसका मिनिमल पोलिनोमियल बनाए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, ये मेरे पास आती है, इसके मिनिमल पोलिनोमियल की जो क्या बोलते हैं पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो क्या क्या हो सकती हैं, एक्स हो सकता है, एक्स माइनस वन हो सकता है, एंड एक्स इंटू एक्स माइनस वन हो सकता है। अब देखो अगर एक्स होगा, अगर ये वाली चीज हुई तो जो मैट्रिक्स बनेगी ना वो क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, सॉरी जीरो मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, जीरो, क्योंकि उसकी सारी आइगन वैल्यू जीरो हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि देखो डायगोनलाइजेबल होती है, तो अगर ये मिनिमल पॉलिनोमियल रहा तो उसकी आइगन वैल्यू जीरो, और अगर ये रही मिनिमल पॉलिनोमियल तो ये मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है, और ये रही तो इसमें जीरो एंड वन दोनों आइगन वैल्यूज रह सकती हैं। अब देखो हमें क्या बोला है, हमें ये बोला गया है कि ना तो वो जीरो मैट्रिक्स हो सकती, ना ही वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकती, इसका मतलब ना हम ये ले सकते ना हम ये ले सकते, तो पॉसिबिलिटी सिर्फ ये बच जाएगी, है ना, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो उसका पोलिनोमियल आएगा मिनिमल पोलिनोमियल वो एक्स इंटू एक्स माइनस वन आएगा, ठीक है, और अगर ये आया तो उसके पास जीरो एंड वन दोनों ही आइगन वैल्यू होंगी, सिर्फ वन भी नहीं हो सकती, सिर्फ जीरो भी नहीं हो सकती, ठीक है, तो इसका मतलब जीरो अगर किसी अंदर आइगन वैल्यू आ रही है तो वो इन्वर्टिबल तो कभी भी नहीं हो सकती, है ना, तो हमें क्या बोला है फर्स्ट ऑप्शन में कि टी इज नेसेसरली इन्वर्टिबल, ये तो गलत हो गया क्योंकि इसके पास जीरो एक आइगन वैल्यू है, ठीक है। अब चलते बी ऑप्शन पे, कह रहा है कि टी एंड एस आर सिमिलर इफ एस स्क्वायर इक्वल्स टू एस एंड रैंक ऑफ टी इक्वल्स टू एस। देखो कह रहे कि एस स्क्वायर पहली बात तो एस के इक्वल दे दी, जैसे इसने टी स्क्वायर टी के इक्वल दिए, और रैंक है ना टी और एस की वो भी सेम दे दी, तो टी क्या होगी, एस के सिमिलर, एस के सिमिलर ही हो जाएगी ना वो, क्योंकि देखो उसने क्या दे दी, एक तो सबसे पहली बात तो एस स्क्वायर भी एस के इक्वल है, टी स्क्वायर भी टी के इक्वल है, ठीक है, दोनों ही आइडम्पोटेंट है, दोनों ही डायगोनलाइजेबल होंगी, ठीक है, अब डायगोनलाइजेबल होंगी तो इसके पास भी, ये भी मेरे पास कैसी बनेगी, नॉन जीरो एंड नॉन लीनियर, सॉरी नॉन आइडेंटिटी, ये भी नॉन जीरो एंड नॉन आइडेंटिटी, ठीक है, तो इसके पास भी आइगन वैल्यू जीरो एंड वन, इसके पास भी आइगन वैल्यू जीरो एंड वन, अब अगर जीरो एंड वन आइगन वैल्यूज हैं इसके पास भी, और साथ में इसने क्या दे दी कि रैंक ऑफ एस है वो भी रैंक ऑफ टी के इक्वल है, तो जो भी डायगोनल मैट्रिक्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग बनेगी, क्योंकि वो सिमिलर तो रहेगी किसी न किसी डायगोनल मैट्रिक्स के, ये भी, अब यहाँ पे इसकी जो डायगोनल एंट्रीज आएंगी वो या तो जीरो जीरो होंगी या फिर वन वन होंगी, कुछ इस टाइप से होंगी, तो यहाँ पे इसने दोनों की रैंक भी सेम दे दी। अब दोनों की रैंक सेम देने का मतलब ये हो गया कि यहाँ से उस इसके पास जितनी जीरो आइगन वैल्यू आ रही है इसके पास भी उतनी ही जीरो आएंगे, आइगन वैल्यूज आएंगी, इसके पास जितनी आइगन वैल्यूज वन आ रही है उसके पास भी उतनी आएगी, मतलब मल्टीप्लिसिटी दोनों के अंदर सेम होगी, ठीक है, तभी तो ये चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि अगर मान लो इसमें ये तीन रो तो जीरो होंगी पूरी, ठीक है, और ये वाली लास्ट में उसके पास वन आ रही है, और यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे ले लूँ ये, तो ये चीज़ तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो फिर क्या नहीं आ रही, रैंक दोनों की सेम ही नहीं आ रही, तो आइगन वैल्यूज का जो मल्टीप्लिसिटीज है वो भी सेम रहनी चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लिसिटीज भी सेम हो गई, फिर उसका जो डिटर्मिनेंट है वो भी सेम हो गया, ठीक है, उसके जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म्स भी सेम आ जाएंगी उसी तरीके से, है ना, क्योंकि अगर रैंक सेम तो उसकी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म भी सेम आ जाएगी,
ठीक है, साथ में उसका जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है वो भी सेम आ जाएगा, सब कुछ सेम आ जाएगा। तो हमें एक चीज़ पता होती है कि अगर जे डी सी टर्म या जे सी डी टर्म हम बोल देते हैं, ये वाली चीज़, ये जे से जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, सी से कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, डी से डिटर्मिनेंट, टी से ट्रेस, ई से आइगन वैल्यू, आर से रैंक एंड एम से मिनिमल पोलिनोमियल। ठीक है, अगर ये सेम हो जाता है दो मैट्रिक्स का, तो वो सिमिलर हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं, तो हैंस जो मेरे पास टी एंड एस है वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ठीक है, अब देखो यहाँ से कह रहे कि टी एंड एस होंगी वो सिमिलर होंगी अगर एस के पास सिर्फ 0 एंड 1 ही आइगन वैल्यूज होंगी। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि वो सिमिलर हो। देखो मान लेते हैं कि टी जो है वो मेरे पास मैट्रिक्स बन रही है, कैसी मैट्रिक्स, वो मान लेते हैं वो क्योंकि आइडेम्पोटेंट गिवन है ना, और वो डायगोनलाइजेबल होती है, तो मैंने ये मान ली, ये मैंने टी मैट्रिक्स मान ली। ठीक है, और एस, अच्छा इसके आइगन वैल्यूज क्या है, 1 0 0 0। ठीक है, एस के पास भी वही आइगन वैल्यूज हैं अगर, तो क्या जरूरी है कि वो सेम रहे। इसको तो मैंने डायगोनलाइजेबल ले लिया, अगर इसको डायगोनलाइजेबल ना लूँ तो वो मेरे पास क्या होंगे, टी और एस सिमिलर नहीं होंगी, तो मैंने इसको कुछ इस टाइप से ले लिया। देखो 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यहाँ पे इसके आइगन वैल्यूज भी 1 1 0 0 है। ठीक है, लेकिन ये मेरे पास कैसी है, दोनों तो सिमिलर नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास डायगोनलाइजेबल ही नहीं है और ये डायगोनलाइजेबल है। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे पास क्या आ जाएगी, सिमिलर तो नहीं आई, तो लेकिन एस के पास तो वही आइगन वैल्यूज थी 0 एंड 1, तो यहाँ इस ऑप्शन इस एग्जाम्पल से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिस्कार्ड। हैंस ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। तो इसका मतलब बी एंड डी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो एक ऐसा क्वेश्चन ना आईएससी 2024 के अंदर भी आया हुआ है। ठीक है, आईएसआई 2024 के अंदर सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। देखो इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ये मुझे एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को, इनर प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, एंड लेट, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक सेट को डिफाइन कर रहा है और उस सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, V1 V2 V3 V4 V5, और ये क्या है, R7 के वेक्टर्स हैं। ठीक है, और ये कैसे हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं। कैसे वेक्टर्स हैं, ये यूनिट वेक्टर हैं और इज अ नॉन पॉजिटिव इंटीजर। यूनिट वेक्टर है, देखो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि वी आई और वी आई का जो इनर प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 के इक्वल। दैट इज ये बोल सकते हैं कि वी आई का जो नोम है वो कितनी आ रही है, 1 के इक्वल नोम। ये मेरे पास यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, अब मुझे क्या बोल रहा है कि ये साथ में नॉन पॉजिटिव भी होने चाहिए। अच्छा नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, नॉन पॉजिटिव का मतलब कि यू वी आई और वी जे का जो इनर प्रोडक्ट है ना वो लेस देन इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। नॉन पॉजिटिव तो यही होता है कि या तो वो 0 हो सकता है या फिर कैसा होता है, हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, आगे इसने क्या बोला है, कह रहा है कि फॉर ऑल आई, ठीक है आई है वो जे के इक्वल नहीं है और 1 से लेके 5 के बीच में बिलोंग करे, तो वो ऐसे वेक्टर्स हैं। ठीक है, कह रहा है कि डिफाइन एन ऑफ सिग्मा बी द नंबर ऑफ पेयर्स आर एस। कह रहा है कि ये मेरे पास उन पेयर्स को, उन पेयर्स के नंबर को डिफाइन कर रहा है जो, जिसके लिए वी आर और वी एस का जो इनर प्रोडक्ट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। यानी हमें इस सेट में से V1 V2 V3 V4 V5 इसमें से कह रहा है, इस वाले सेट में से कह रहा है कि हमें ऐसे पेयर्स निकालने हैं जो 1 2 1 3 1 4 1 5 कुछ जो भी पेयर्स इनके अंदर बनेंगे, हमें उन पेयर्स में से ऐसा कलेक्शन उठाना है कि जब मैं इस वेक्टर की मल्टीप्लाई करवाऊं ना, तो इनर प्रोडक्ट करवाऊं, सॉरी इनर प्रोडक्ट करवाऊं, तो वो मेरे पास क्या आनी चाहिए, नॉन जीरो, है ना, हमें वो चीज चाहिए। तो एक चीज तो क्लियर है, देखो यहाँ से इसने ये मेंशन नहीं किया कि आर है वो एस के इक्वल नहीं ले सकते। ठीक है, इसने ये मेंशन नहीं किया ना, तो इसका मतलब यहाँ पे आर और एस को हम इक्वल ले सकते हैं, इसने ये मेंशन नहीं किया। ठीक है, तो इसका मतलब यूनिट वेक्टर्स हमें गिवन है। यूनिट वेक्टर का मतलब है कि V1 के साथ जो इनर प्रोडक्ट आएगी वो 1 की इक्वल आएगी, तभी तो यूनिट वेक्टर होता है। इसका मतलब V1 और V1 इसका जो इनर प्रोडक्ट आया वो नॉन जीरो आया, तो ये पेयर 1 एंड 1 ये किसके अंदर चला जाएगा, उस
उसके अंदर चला जाएगा जो सिग्मा सेट हमें डिफाइन करना है आर एस के पेयर के लिए। तो ये एक पेयर मुझे मिल जाएगा, है ना, ये एक पेयर मुझे मिल गया। सिमिलरली V2 एंड V2 की इनर प्रोडक्ट भी बनाएगी, क्योंकि सारे ही क्या कैसे गिवन है, यूनिट वेक्टर गिवन है, तो इसका मतलब एक पेयर 2 2 भी मिल गया। सिमिलरली एक पेयर 3 3 भी मिल जाएगा, एक 4 4 एंड एक 5 5। तो यहाँ से 5 पेयर तो हमें मिल गए, जिसके लिए जो इनर प्रोडक्ट आ रही है वेक्टर्स की वो क्या आ रही है। तो हम मान लेते हैं कि जैसे हमें वो पेयर्स कलेक्ट करना है, तो यहाँ से हम कलेक्ट कर लेते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड 5 5। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी एग्जिस्ट करेंगे, वो हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ से मेन काम शुरू होता है। कैसे, इसको कैसे करेंगे, देखो एक चीज तो हमें ये गिवन है, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास जीरो ही हो गया, या तो ये जीरो होगा या फिर जीरो से छोटा होगा, तो वो तो हमारे पास किसी भी काम का नहीं है, जो वो आर एस के पेयर में नहीं आएगा अगर ये जीरो के इक्वल हो गया तो हमें सिर्फ नेगेटिव वाले चुनने हैं। अब देखो एक चीज होती है स्क्वायर्स इनइक्वालिटी, हमारे पास क्या बोलती है, अगर हम स्क्वायर्स इनइक्वालिटी की बात करें तो वो क्या बोलती है कि u और v इनके इनर प्रोडक्ट का मॉडुलस हमेशा लेस देन इक्वल्स टू होता है नॉर्म ऑफ u इनटू नॉर्म ऑफ v से, है ना, ये चीज हमारे पास होती है। ठीक है, यहाँ से हमें इसने किस फॉर्म में दिया हुआ है, वी आई एंड वी जे। ठीक है, ये वाली थ्योरम अप्लाई करते हैं इसमें, वी आई एंड वी जे, ये क्या होगा, नॉर्म ऑफ वी आई एंड नॉर्म ऑफ वी जे के मल्टीप्लीकेशन से लेस या इक्वल। ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें कह रहा है कि इन दोनों की नॉर्म क्या गिवन थी, 1, है ना, क्योंकि यूनिट वेक्टर गिवन है। तो यहाँ से क्या मिला कि यू वी आई एंड वी जे का जो इनर प्रोडक्ट का जो मॉडुलस है वो क्या आएगा, लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ से, वी आई एंड वी जे, ये मेरे पास क्या हो गया, लेस देन इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है, तो ये -1 एंड 1 तक जाएगा, लेकिन हमें गिवन क्या था कि ये पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, इसका मतलब -1 से वी आई वी जे इज लेस देन 0। तो अब 0 वाला केस तो हट गया। हम क्या करते हैं यहाँ से, अब हमें गिवन ये था कि ये नॉन पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर अगर -1 से 0 के बीच में देखें तो या तो 0 ही मिलेगा या फिर -1 मिलेगा, है ना, यही चीज़ गिवन थी। तो 0 तो होगा नहीं, क्योंकि 0 अगर चलो ले भी लिया तो वो हमारे पास आर एस के पेयर के अंदर उसका कोई काम नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी 0 हो चुका है। हमें क्या करना है, -1 के लिए लेकर चलना है। अब हमें ये मिला कि अगर सारी कंडीशंस गिवन है तो वी आई एंड वी जे का जो इनर प्रोडक्ट है वो -1 से ही हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। या तो -1 होता या 0 के इक्वल होता, लेकिन 0 वाला हमारे कोई काम का नहीं है, तो इसका मतलब -1 हो सकता है। जहाँ पे आई है वो जे के इक्वल नहीं है, ठीक है, आई जे के इक्वल नहीं है, वो वाला केस लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ से ये चीज़ तो कन्फर्म हुई कि इस इन सब का इनर प्रोडक्ट क्या आएगा, -1 के इक्वल। ठीक है। अब देखो एक चीज़ अप्लाई करते हैं यहाँ से कि वी आई प्लस वी जे एंड वी आई प्लस वी जे, इसका अगर इनर प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये क्या आएगा, वी आई का वी आई के साथ इनर प्रोडक्ट दैट इज नॉर्म ऑफ वी आई का स्क्वायर, वी जे का वी जे के साथ नॉर्म ऑफ वी जे का स्क्वायर, प्लस में ये कितना हो जाएगा 2 ऑफ, क्योंकि सारा काम रियल के ऊपर चल रहा है तो इसलिए ये ट्वाइस हो जाएगा वी आई एंड वी जे का इनर प्रोडक्ट। ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं कि अगर इसकी बात करते हैं, इसकी नॉर्म क्या गिवन थी, 1, इसकी भी 1, एंड इसका जो इनर प्रोडक्ट निकल कर आया था वो -1, क्योंकि हम वही ले सकते हैं, उसके अलावा तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये 1 1 2 2 -2 कितना आ जाएगा, 0। कहने का मतलब ये चीज़ मेरे पास 0 आ गई। इनर प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन होती है वो क्या बोलती है कि u एंड u का इनर प्रोडक्ट 0 इफ़ एंड ओनली इफ u इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये मेरे पास u हो गया एंड ये भी मेरे पास u हो गया। इन दोनों का इनर प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल आ रहा है दैट मीन्स कि vi और प्लस में vj क्या होगा, 0 के इक्वल। तो इसने क्या इम्प्लाई किया, क्या इम्प्लाई किया इसने कि वी आई प्लस वी जे इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स वी आई इक्वल्स टू माइनस का वी जे। ठीक है, वेयर आई इज नॉट इक्वल्स टू जे, क्योंकि आई जे के इक्वल नहीं है, वो वाला केस लेकर चल रहे हैं। और जो आई और जे है वो 1 से 5 जा सकते हैं,
ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं कि मेरे पास आई जब जे के इक्वल नहीं है, हमें इसमें से पेयर उठाने हैं सिर्फ, है ना। तो अगर इस V1 के लिए कोई एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो क्या होगा, माइनस ऑफ V1 के इक्वल, या तो ये माइनस V1 के इक्वल हो सकता है, या ये, या फिर ये, या फिर ये। ठीक है, इनमें से एक हो सकता है। तो मान लेते कि जैसे यही मेरे पास इक्वल हो गया, तो एक तो हो गया V1, एक हो गया माइनस का V1। ठीक है, अच्छा अब ये है V3, इसके लिए, अच्छा V2 के लिए एग्जिस्ट कर चुका है ये वाला। ठीक है, V2 के लिए ये सेम एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि जब इसका माइनस करेंगे तो ये वापस से वही आ जाएगा। ठीक है, V3 के लिए एग्जिस्ट करेगा। अब इनमें से कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक दूसरे के हो चुके हैं नेगेटिव पार्ट। ठीक है, अब इनके साथ अगर आएगा भी इनका इनर प्रोडक्ट, V3 का अगर इनके साथ इनर प्रोडक्ट भी करेंगे तो वो जीरो के इक्वल ही आएगा। ठीक है, क्योंकि या तो इनर प्रोडक्ट जीरो हो सकता है या फिर -1 हो सकता है। ठीक है, अब -1 की पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये वाला इसके माइनस में आ गया तो फिर इसका दूसरा पेयर एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उस इन दोनों ने अपना पेयर ले लिया। ठीक है, अब चलते हैं इस पे। तो V3 के पास चॉइसेस बची है सिर्फ ये दो, तो या तो V4 इसका ये हो सकता है माइनस नेगेटिव, ठीक है, या फिर V5 हो सकता है। तो मान लेते हैं कि इसके पास वाला ही हो गया, तो V3 माइनस का V3 बचा, ये क्या बचेगा, सिर्फ V5। इसका कोई पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये सबके साथ इनर प्रोडक्ट क्या देगा, जीरो के इक्वल। ठीक है, तो हमें क्या बोल रहा था कि आर एस टाइप के वो पेयर्स उठाने हैं जिनका इनर प्रोडक्ट कैसा आए, नॉन जीरो आए। तो नॉन जीरो किसका किसके साथ आ रहा है, इसके साथ, है ना, इन दोनों का। तो एक पेयर ये एग्जिस्ट कर गया, या फिर मैं ये बोल सकती हूँ यहाँ से कि 1 2, इसको ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, और इसको ही रिवर्स करके 2 1 लिख सकती हूँ, है ना। भाई अगर 1 का 2 के साथ आ रहा है तो 2 का 1 के साथ आ रहा है ना, ले सकते हैं उल्टा। सिमिलरली यहाँ से 3 का 4 के साथ आ रहा है और 4 का 3 के साथ आ रहा है। तो ये 4 पेयर और मिल गए, और बाकी कोई पेयर नहीं आ रहा, क्योंकि और सबके साथ क्या दे रहे हैं, इनर प्रोडक्ट जीरो के इक्वल। तो ये 4 पेयर और मिल गए। ठीक है, पहले कितने थे, 5 पेयर थे, ये 5, है ना। इसके साथ हमें और पेयर मिल गए, कौन से, 1 2 2 1, क्योंकि रिवर्स करके लिख सकते हैं, है ना, 3 4 4 3। तो ये मेरे पास क्या आ सकता है, RS वाले जो पेयर आएंगे उनका कलेक्शन ये आएगा। ठीक है, और ऐसे कितने आ रहे हैं, ये 5 और 9, 9 पेयर ऐसे मिल रहे हैं जिनका इनर प्रोडक्ट ही आ रहा है नॉन जीरो, और बाकी सबका जो इनर प्रोडक्ट आएगा वो जीरो आएगा, और ये मैक्सिमम है। ठीक है, मैक्सिमम है ये। क्यों मैक्सिमम इसलिए है, क्योंकि हमने VI और VJ को जीरो के इक्वल नहीं लिया। अगर जीरो के इक्वल ले लेते तो फिर ये हमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलती। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वैल्यू 9 जा सकती है। तो बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और ये सेम ISI के अंदर आया था। ठीक है, वो भी मैं करवा चुकी हूँ, तो आप देख लेना वीडियो जाके। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो, कह रहा है कि G है वो मुझे 2 × 2 मैट्रिक्स से R की तरफ एक मैपिंग जा रही है, किस तरीके से कि G ऑफ A है वो ट्रेस ऑफ A स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, लेट 0 बी द 2 × 2 जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, द स्पेस M2R में बी आइडेंटिफाई एज R⁴ वेक्टर। मतलब जो मैट्रिक्स होती है ना ABCD, वो कह रहा है कि इसको हम इस तरीके से भी कंसिडर कर सकते हैं कि R4 का वेक्टर बन जाए ABCD टाइप। ठीक है, इस तरीके से कंसिडर किया जा सकता है इसको। तो कह रहा है कि हमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हमें बोल रहा है कि इसका लोकल मिनिमा क्या होगा, जीरो जीरो के बारे में पूछ रहा है कि जो जीरो मैट्रिक्स बनेगी ये इसका क्या बनेगा, सैडल पॉइंट, लोकल मिनिमा, मैक्सिमा क्या बनेगा। सबसे पहले देखो क्या गिवन है, G ऑफ A स्क्वायर के इक्वल गिवन है, सॉरी ट्रेस ऑफ A स्क्वायर के इक्वल गिवन है। यहाँ से हम क्या करते हैं, हमें इसका सैडल पॉइंट चाहिए, है ना। तो जैसे हमने यहाँ पे A को कोई मैट्रिक्स मान लिया, लेट A है वो मेरे पास ABCD कोई मैट्रिक्स है, तो A स्क्वायर जब निकालेंगे तो ये क्या आएगा, ABCD। हमें क्या चाहिए, सिर्फ उसका ट्रेस चाहिए, तो मैं सिर्फ ट्रेस के लिए वर्क कर लूंगी यहाँ पे। तो इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो ट्रेस आएगा, मैं ट्रेस निकाल रही हूँ सिर्फ। ठीक है, ट्रेस ऑफ A स्क्वायर कितना आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस में BC
प्लस बी सी प्लस डी स्क्वायर, दैट इज क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2bc। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो R4 की तरह कंसिडर करना है, R4 के वेक्टर की तरह अगर कंसिडर करेंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जी ऑफ ए बी सी डी, है ना, इस ए बी सी डी को ऐसे लिख दिया, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 ऑफ बी सी। तो ये मेरे पास अब फंक्शन आ गया 4 वेरिएबल का, हमें उसके सैडल पॉइंटर इन सब के बारे में बताना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको या तो एक्स वाई के फॉर्म में कंसिडर कर लेते हैं, है ना, वो इजी रहेगा। तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2 ऑफ वाई जेड, है ना, यही आ जाएगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर और 2bc। ठीक है, ये फंक्शन निकल कर आए। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसको x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 2x, फिर y के विद रिस्पेक्ट टू किया तो कितना आ जाएगा 2z, z के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे कितना आएगा 2y, एंड किसके करेंगे w के विद रिस्पेक्ट टू कितना आएगा 2w। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, जी एक्स एक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर जी एक्स वाई कैलकुलेट करेंगे, जी एक्स जेड कैलकुलेट करेंगे एंड जी एक्स डब्ल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जी एक्स एक्स कितना आ जाएगा 2, बाकी सब 0 आ जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली जी ऑफ वाई एक्स कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 0, जी ऑफ वाई वाई कितना आ जाएगा 0, जी ऑफ वाई जेड कितना आ जाएगा 2, जी ऑफ वाई डब्ल्यू कितना आ जाएगा 0। सिमिलरली जी ऑफ जेड एक्स 0, जी ऑफ जेड वाई 2, जी ऑफ जेड जेड 0, जी ऑफ जेड डब्ल्यू 0। ठीक है, एंड सिमिलरली इसके लिए डब्ल्यू के लिए तो डब्ल्यू एक्स पे 0, डब्ल्यू वाई पे 0, डब्ल्यू जेड पे 0 एंड डब्ल्यू डब्ल्यू पे 2। तो इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी, हमारे पास जो मैट्रिक्स बनती है जैकोबियन मैट्रिक्स, वो ये हम यही तो बनाते हैं, जो भी हैशियन मैट्रिक्स हम बोलते हैं उसको, तो सॉरी हैशियन मैट्रिक्स बोलते हैं उसको। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले कि जो गिवन फंक्शन रहता है उसको एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करते हैं, फिर वाई के विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, फिर जेड डब्ल्यू जो भी गिवन रहता है, फिर सेकंड वाले को भी इस तरीके से। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमारी क्या बन जाएगी, देखो अगर इसके अंदर पुट कर देते हैं, फर्स्ट एंट्री ट्रू, है ना, ये वाली देखो, ये वाली, फिर बाकी सब 0, तो ये 0 0 0, फिर ये 0 0 2 0, फिर 0 2 0 0, और लास्ट क्या बनेगी 0 0 0 2, ये मैट्रिक्स बन गई। अच्छा, यहाँ पे अगर डिटर्मिनेंट नेगेटिव निकल आए ना, देखो हम अगर जैसे 2 वेरिएबल्स के फंक्शन के लिए चेक करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होता है, अगर हमें क्या करना होता है, मैक्सिमा मिनिमा सैडल पॉइंट इन सब के लिए चेक करना होता है, तो उसके लिए डिटर्मिनेंट ये वाली चीज़ हम नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, ठीक है, या ये पॉजिटिव, ये मतलब कहने का मतलब जो डिटर्मिनेंट आती है वो हमेशा क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आती है। ठीक है, तभी वो हमारी उस सैडल जो मैक्सिमम मिनिमा है उसकी बात कर सकते हैं हम। ठीक है, वो उस केस में हमेशा पॉजिटिव ही आता है डिटर्मिनेंट। तो यहाँ से देखो इसका डिटर्मिनेंट भी चेक कर लेते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है। अगर डिटर्मिनेंट इसका क्या आया नेगेटिव, तो हमेशा सैडल पॉइंट बनता है, चाहे वो 2x2 का हो, चाहे वो 3x3 का हो, किस टाइप का भी हो। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं कि अगर ये मेरे पास क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो सैडल पॉइंट बनना चाहिए। ठीक है, और अगर देखते हैं पॉजिटिव आ गया तो फिर आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 2 2 4 तो ये हो गई, और यहाँ से क्या आएगा -4, तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो कितना आ जाएगा -16, और -16 दैट इज डिटर्मिनेंट इज लेस देन 0, तो इसका मतलब ये हमेशा क्या बन जाएगा, सैडल पॉइंट। हैंस जो 0 बनी है, क्योंकि हम 0 0 पॉइंट पे तो निकाल रहे थे, यहाँ पे हमने 0 0 पॉइंट ही पुट करना है। 0 पॉइंट हमने स्किप इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पे हमें पुट करने के लिए कुछ मिला नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे या एक्स वाई जेड इन टर्म्स के इनके टर्म्स में हमारे डेरिवेटिव्स नहीं आए। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव, तो इसलिए 0 0 पुट करने की नौबत ही नहीं आई, लेकिन रहेगा तो वो पॉइंट ही। ठीक है, तो हमें इस पॉइंट के बारे में पूछा है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सैडल पॉइंट, हैंस सी क्या हो जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट।
कह रहे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, हमें क्या करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। ये हमें ये कांस्टेंट गिवन है एंड ये फंक्शन गिवन है, हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। लैग्रेंजेस का यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है, लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर का। तो कैसे करते हैं इसको, एल को क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई जेड प्लस में लैम्डा ऑफ जी ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स वाई जेड है वो तो ये गिवन है, और जी क्या गिवन है, जी गिवन है ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस 12, ठीक है। अच्छा ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हो तो एल क्या बन जाएगा, एक्स वाई जेड प्लस में लैम्डा ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, वाई के विद रिस्पेक्ट टू निकालेंगे, जेड के विद रिस्पेक्ट टू निकालेंगे और लैम्डा के विद रिस्पेक्ट टू निकालेंगे। सबको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, वहाँ से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे और वहाँ से फिर लैम्डा की वैल्यू भी निकालेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से कर लिया एल बाई कर लिया एक्स निकाला, कितना आ जाएगा, वाई जेड प्लस में एक्स के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं लैम्डा ऑफ वाई प्लस जेड, ठीक है, जीरो के इक्वल पुट कर दिया। सिमिलरली कर लिया एल बाई कर ली वाई निकालेंगे, तो वाई के विद रिस्पेक्ट टू निकालेंगे तो एक्स जेड लैम्डा एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। सिमिलरली कर ली एल बाई कर ली जेड निकालेंगे, कितना आ जाएगा, एक्स वाई प्लस लैम्डा ऑफ जेड के विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू जीरो, और अब लैम्डा के विद रिस्पेक्ट टू, लैम्डा के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो कितनी आ जाएगी, डी एल बाई डी लैम्डा, ये पूरा जी ही बच जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू जीरो। अच्छा इन तीनों इक्वेशन से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करेंगे इसको, देखो इसमें से क्या करेंगे, इसको कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन को वन प्लस लैम्डा ऑफ वन बाई वाई प्लस वन बाई जेड इक्वल्स टू जीरो, है ना। क्या किया है, वाई जेड से डिवाइड करवा दिया, तो वाई जेड से डिवाइड करवाया, यहाँ से वन बच गया, ठीक है। तो वन बाय जेड प्लस वन बाय वाई बच गया लैम्डा के अंदर। सिमिलरली नीचे वाली जो इक्वेशन आएगी वो वन बाय लैम्डा वन प्लस जेड प्लस वन बाय एक्स इक्वल्स टू जीरो। तीसरी इक्वेशन आएगी वन बाय एक्स प्लस वन बाय वाई इक्वल्स टू जीरो, है ना। अच्छा इनको सोल्व कर लेंगे, यहाँ से क्या करते हैं, इसको माइनस करवा देते, तो माइनस करवाने के बाद क्या बचेगा, ये इसको माइनस करवाया और इसमें ऐड करवा देते हैं लास्ट वाली इक्वेशन के अंदर, इनको माइनस करवाया तो वन से तो वन कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा वन बाई जेड से वन बाई जेड कैंसिल, वन बाई वाई माइनस वन बाई एक्स इसके अंदर ऐड करवा देंगे, ठीक है। तो ये वन बाई वाई के अंदर बचाएगा वन प्लस लैम्डा ऑफ वन बाई एक्स प्लस में वन बाई वाई इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, वन बाई एक्स से वन बाई एक्स वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, लैम्डा ऑफ क्या बचेगा, टू लैम्डा वाई इक्वल्स टू माइनस वन, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का टू लैम्डा। सिमिलर केस से अगर हम यहाँ पे इसके अंदर पुट कर देंगे तो एक्स की वैल्यू भी माइनस टू लैम्डा आएगी, ठीक है, वाई की वैल्यू भी माइनस टू लैम्डा आएगी और जेड की वैल्यू भी माइनस टू लैम्डा आएगी, हमें ये सब क्या मिलेंगी, इक्वल मिल जाएंगी, यानी एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू माइनस का टू लैम्डा। अब ये जो वैल्यूज आई हैं इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या आएगा, माइनस का टू लैम्डा माइनस टू लैम्डा, ठीक है, कितने टाइम्स आएगा ये, थ्री टाइम्स, और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 12 के इक्वल, क्योंकि थ्री टाइम्स आएगा ना माइनस टू लैम्डा, क्योंकि तीनों की वैल्यू यही है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू वन, दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू प्लस माइनस वन। तो लैम्डा की वैल्यू एक बार तो वन आ गई, एक बार माइनस वन आ गई, इसकी लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर एक्स वाई जेड के अंदर, तो एक्स की वैल्यू क्या, एक्स वाई जेड की वैल्यू तीनों इक्वल थी, तो एक बार तो टू 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 आ जाएंगे क्योंकि लैम्डा की वैल्यू को अगर वन पुट करते हैं, ठीक है, माइनस वन पुट करते हैं, और एक बार माइनस टू माइनस टू आ जाएंगे, ठीक है। हमें ये क्या मिली है, एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ मिली है, ये दो वैल्यूज़ हमें मिली है। तो अब देखो हमें क्या गिवन है कि एक्स वाई जेड है वो कैसे गिवन है, जीरो से बड़े गिवन है, इसका मतलब माइनस टू वाला केस तो कैंसिल हो गया, तो हमें क्या बचता है, सिर्फ टू टू टू, वो इसके अंदर पुट कर देंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एट।
तो मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की वो क्या आ जाएगी 8 के इक्वल। ठीक है, चलते नेक्स्ट। देखो ये गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy। ठीक है, जहाँ पे x है वो ग्रेटर देन 0 एंड y है वो भी ग्रेटर देन 0। कह रहे हैं कि g है वो मुझे क्या गिवन है इनवर्स ऑफ f इन नेबरहुड ऑफ f ऑफ 2 1। ये हमें गिवन है। ठीक है, यानी g है वो एक फंक्शन गिवन है जो इनवर्स है f का। ठीक है, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स ऑफ g एट f ऑफ 2 1 इज इक्वल्स टू। हमें ये पूछ रहा है कि जो उसकी जैकोबियन मैट्रिक्स बनेगी g की, यानी f इनवर्स की जो जैकोबियन मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा। तो यहाँ पे एक थ्योरम होती है मल्टीवेरिएबल फंक्शंस के लिए, इनवर्स थ्योरम, इनवर्स मैपिंग थ्योरम। ठीक है, और वो थ्योरम क्या बोलती है वो मैं बता देती हूँ। कहता है कि लेट f अगर मेरे पास आर एन से आर एन एक डिफरेंशिएबल फंक्शन गिवन रहता है। ठीक है, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन गिवन रहता है एट पॉइंट p। ठीक है, एट पॉइंट p साथ में कह रहा है कि अगर ये मेरे पास इन्वर्सिबल मैट्रिक्स है। अब इन्वर्सिबल उसने क्या दे दिया कि जी है वो इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब एफ का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब वो इन्वर्टिबल है तभी तो। ठीक है, तो कह रहा है कि हमारे पास क्या होता है कि एक इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है। अगर ये मेरे पास इन्वर्सिबल मैट्रिक्स होगी तो एक इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा एफ इन्वर्स सच दैट जो आर एन से आर एन जाएगा। ठीक है, और वो डिफाइंड होगा, डिफाइंड ऑन सम नेबरहुड ऑफ बी दैट इज एफ ऑफ पी। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एफ इनवर्स उसने डिफाइन किया है, एफ इनवर्स डिफाइन किया है तो जो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, है ना। एफ इनवर्स यही तो होता है। तो अब ये इसके जो एलिमेंट्स आएंगे, अब इसके एलिमेंट्स एफ ऑफ पी टाइप के एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो क्या बोला है और उसने उसको बी का नाम दिया है, तो ये जो बी एलिमेंट आएगा वो इसमें से आएगा, लेकिन रहेगा तो वो एफ ऑफ पी टाइप का ही, क्योंकि वो हम इन्वर्टिबल फंक्शन लेकर चल रहे हैं, इन्वर्स लेकर चल रहे हैं फंक्शन का। ठीक है, तो आगे देखो आगे क्या बोलती है थ्योरम कि वो क्या होगा एफ ऑफ पी के नेबरहुड में डिफाइन होगा, और साथ में एंड कि जो जैकोबियन मैट्रिक्स होगी ना किसकी एट बी एफ इनवर्स की इनटू इक्वल्स टू, वो किसके इक्वल होगी जैकोबियन मैट्रिक्स ऑफ एफ एट पी पॉइंट। ठीक है, पी पॉइंट, यहाँ पे देखो ये डिफरेंस है, ये याद रखना, ये बी पॉइंट है ये पी पॉइंट है। ये बी पॉइंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एफ इनवर्स की बात हुई है, और एफ इनवर्स है उसमें जो एलिमेंट है वो एफ ऑफ पी टाइप का है, और यहाँ पे पी एलिमेंट इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एफ की बात हो रही है। ठीक है, तो जो एलिमेंट आएगा वो सिंपल पी टाइप का आएगा। या तो ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, या एक साथ में इसकी ये प्रॉपर्टी भी होती है कि देखो जैसे ये एक दूसरे का इन्वर्स है ना, तो अगर मैं इसको इधर भी शिफ्ट कर देती हूँ तो इन दोनों का डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन बनाना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ जे ऑफ बी एफ इनवर्स, ठीक है, इनटू में जे ऑफ पी एफ ऑफ इनवर्स, ये मेरे पास क्या आएगा 1 के इक्वल। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास होती है, ये दो चीज़ें, अगर इस किसको ये यूज़ करना है ये करना है तो ये कर सकते हैं। तो ये थ्योरम कुछ इस टाइप से बोलती है। अब यही थ्योरम का उसने यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि इसने ऐसे बोल दिया कि एफ ऑफ 2 1, तो एफ ऑफ 2 1 का मतलब यहाँ पे बच्चे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसकी इमेज निकाल लेते हैं कि एफ ऑफ 2 1 क्या आएगा 3 4 आ जाएगा, फिर वो 3 4 के लिए चेक करते हैं तो वो क्या हो जाता है गलत। यहाँ पे इस मैपिंग का यूज़ करना है, इस थ्योरम का यूज़ करना है। यहाँ पे इसने साफ साफ गिवन है कि बी है वो एफ ऑफ पी पॉइंट गिवन है। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स वाई क्या गिवन है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग चलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 2xy। ठीक है, हमें क्या चाहिए एफ ऑफ 2 1 पे इनवर्स का, है ना, यानी बी पॉइंट अब ये है ना। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो बी पॉइंट मेरा क्या है एफ ऑफ 2 1। ठीक है, और पी पॉइंट क्या है 2 1। ठीक है, पी पॉइंट क्या है 2 1। तो यहाँ से देखो अब हमें क्या निकालनी है, जैकोबियन मैट्रिक्स निकालनी है किसकी, एफ इनवर्स की। ठीक है, यहाँ पे अब देखो इसने जो जी गिवन है, यहाँ पे एफ इनवर्स को जी से रिप्लेस करवा दे तो ये कितना हो जाएगा जे
P ऑफ G, ठीक है, इक्वल्स टू J P ऑफ F का इनवर्स। या तो ये कर ले, ठीक है, कि भाई हम क्या करते हैं, एफ मैट्रिक्स, एफ का क्या निकालते हैं, जैकोबियन मैट्रिक्स निकालते हैं पी पॉइंट पे, दैट इज 2 1 पॉइंट पे, और उसका इन्वर्स कर देते हैं। या तो ये निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ से ये कर सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ जे बी जी इंटू में जे पी एफ क्या आएगा, 1 के इक्वल, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी वे चूज कर सकते हैं करने के लिए। यहाँ से क्या करते हैं, देखो जे बी जी के लिए हमें इसके लिए निकालनी है, तो मैं क्या करती हूँ, इसका ये निकाल लेती हूँ, एक बार मैट्रिक्स से निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। किस पॉइंट पे, 2 1 पॉइंट पे। तो मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, जैकोबियन मैट्रिक्स ऑफ एफ, ठीक है। तो एफ के लिए पहले जैकोबियन मैट्रिक्स, तो फंक्शन जो गिवन था वो क्या गिवन था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 2xy, पहले एक्स के विद रिस्पेक्ट टू 2x, फिर इसी को वाई के विद रिस्पेक्ट टू माइनस का 2y, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू 2y 2x। हमें किस पॉइंट के ऊपर निकालनी है, पी पॉइंट, दैट इज 2 1, ठीक है। कितनी आ जाएगी 2 1 पे, 4 माइनस 2 2 4, ये मेरे पास क्या आई है, इसकी मैट्रिक्स आई है ना। अच्छा, ये इसकी मैट्रिक्स तो आ गई, हमें क्या चाहिए, इसका इन्वर्स चाहिए। तो इन्वर्स में क्या करते हैं, डायरेक्ट इन्वर्स निकाल सकते हैं ना, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का क्या होगा, 16 प्लस 4, 20 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो इन्वर्स निकलेगा वो यही निकल जाएगा, +2 -2 एंड 4, ये इसका इन्वर्स निकल कर आएगा। ये मैंने इसका इन्वर्स निकाला है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट, हमें क्या चाहिए था, डिटर्मिनेंट, है ना। इसने क्या बोला है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो हमने वो मैट्रिक्स तो निकाल ली, कौन सी मैट्रिक्स, जो हमें चाहिए थी, कौन सी मैट्रिक्स, ये तो किसके इक्वल, अच्छा ये मैट्रिक्स किसके इक्वल थी थ्योरम के अकॉर्डिंग, जे ऑफ पी पॉइंट क्या था, एफ ऑफ 2 1, और किसके ऊपर निकालिए, जी के लिए, है ना। तो ये मैट्रिक्स तो हमें मिल गई, हमें इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट होगा, भाई ये 1/20 अंदर ले जाना, तो 4/20 कितना हो जाएगा, 1/5, 1/10 माइनस 1/10 1/5। अब इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आएगा, 5/100 दैट इज 1/20, और इसको सोल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 0.05। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं तो वो डिटर्मिनेंट फॉर्मूला अगर लगाना चाहे डायरेक्ट तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला। तो इस तरीके से इसको किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट पे, देखो कह रहा है कि P है वो मुझे, ये पॉइंट गिवन है 1 1/2 1/3 1/4, जो R4 के अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एंड F है वो R4 से R पे जा रहा है, भी डिफरेंशिएबल फंक्शन इस तरीके से कि F ऑफ P है वो 6 के इक्वल है, एंड F ऑफ लैम्डा x है वो लैम्डा क्यूब F ऑफ x के इक्वल गिवन है, ठीक है। फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू 0 इन्फिनिटी, और x है वो R4 के अंदर बिलोंग कर रहा है, हमें इसकी वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ से एक आइलर्स थ्योरम होती है मल्टी वेरिएबल फंक्शन के लिए, क्या बोलती है, कह रहे कि जो मेरे पास अगर फंक्शन कुछ इस टाइप का अगर मुझे गिवन है, ठीक है, ये मल्टी वेरिएबल के लिए यहाँ पे x है वो वेक्टर्स होंगे, जैसे x1 x2 x3 इस टाइप के, ठीक है। तो कह रहे कि ऐसे टाइप के अगर कोई भी फंक्शन मेरे पास सेटिस्फाई करता है इस टाइप की चीज़, तो वो फंक्शन मेरे पास कैसा होता है, उसका ये मेरे पास सिमेट्रिक फंक्शन होता है, और वो उसकी जो डिग्री होती है, डिग्री वो क्या होती है, n, जो ये n होती है, ठीक है, इसकी डिग्री क्या होती है, n के इक्वल। तो यहाँ से देखो इसने फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन इसने ये गिवन है कि f ऑफ लैम्डा x इक्वल्स टू लैम्डा क्यूब ऑफ एफ एक्स, दैट इज यहाँ पे जो फंक्शन है वो कैसा गिवन है, सिमेट्रिक, ठीक है। और साथ में जो डिग्री है वो कितनी गिवन है, 3, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो आइलर्स थ्योरम को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो ये बोलता है कि, मतलब यहाँ पे जो थ्योरम बोलती है वो ये बोलती है, जैसे अगर 2 वेरिएबल्स की बात करें, या चलो मल्टी वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं, n वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं, तो वो होता है कि x1 कर लिया पाई कर लिया x1, x2 कर लिया पाई कर लिया x2, x3
कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स थ्री एंड सो ऑन टू एक्स एन कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स एन। ये जो चीज़ रहती है ना, ये किसके इक्वल आती है? एन, जो उसकी डिग्री गिवन रहती है ना, डिग्री, ये डिग्री ऑफ एक्सटेंट, ठीक है। या फिर इधर अगर इसको एन नहीं लेके अल्फा ले लेते, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्स एन ले लिया, इसको क्या मान लेते? अल्फा, जो इसकी डिग्री डिग्री है ना, ये, ठीक है। अल्फा इंटू में किसके इक्वल होता है? ये चीज़ मेरे पास एफ के इक्वल होता है, जो एफ हमें गिवन रहता है किसी भी पॉइंट के ऊपर। अगर हमें इस यहाँ पे जैसे किसी भी पॉइंट के ऊपर निकालना है तो वो उसी पॉइंट के ऊपर यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास होती है। तो अब देखो यहाँ पे हमें वो कैलकुलेट करने के लिए क्या बोल रहे हैं? अच्छा, ये हमें आइलर्स थ्योरम तभी लगानी है जब ये चीज़ हमें गिवन रहती है, फंक्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमें गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है वो पहले नोट डाउन कर लेते हैं। एफ ऑफ वन, 1/2, 1/3, 1/4, कह रहे ये 6 के इक्वल गिवन है। ये पॉइंट पी गिवन था और ये 6 के इक्वल गिवन है, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट क्या करवा रहा है? कर्ली एफ बाई कर्ली x1 प्लस पी पॉइंट के ऊपर 643, ये पी पॉइंट के ऊपर, फिर 6 एट पी, फिर 4 एट पी और फिर 3 एट पी, ठीक है। ये हमें वैल्यू कैलकुलेट करवा रहे हैं। अच्छा, ये अगर मैं इसको देखती हूँ, जो फंक्शन मुझे जो जिस हिसाब से गिवन है, अगर पी पॉइंट पे निकलवा रहा है, तो अगर मैं आइलर्स थ्योरम अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ तो वो मेरे पास क्या बोलती है कि यहाँ पे मेरे पास क्या आता है? x1 इंटू कर्ली एफ बाई कर्ली x1, ठीक है। तो ये चीज़ जो आएगी कर्ली एफ बाई कर्ली x1 प्लस 1/2 कर्ली एफ बाई कर्ली x2 प्लस 1/3 कर्ली एफ बाई कर्ली x3 प्लस 1/4 कर्ली एफ बाई कर्ली x4, ये किसके इक्वल आएगी? एफ ऑफ, यहाँ पे 3, क्योंकि हमें जो गिवन है, जो डिग्री गिवन है वो 3 गिवन है, तो यहाँ पे डिग्री आती है एफ ऑफ 1, 1/2, 1/3, 1/4। हमें ये चीज़ है, हमें आइलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये चीज़ मिलनी चाहिए, लेकिन जो हमें पूछ रहा है वो ये कुछ ये चीज़ पूछ रहा है। तो यहाँ से देखो हमें इसको इसको क्या बनाना है? 1 बनाना है, इस वाली चीज़ को 1/2, इसको 1/3, इसको 1/4। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करते हैं, जो गिवन है ये वाली चीज़, इसमें से 12 कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो अंदर क्या बचेगा? कर्ली एफ बाई कर्ली x1, ठीक है, प्लस 6, अच्छा 6/2, तो ये 1/2 आ जाएगा, कर्ली एफ बाई कर्ली x2 प्लस 1/3 कर्ली एफ बाई कर्ली x3 प्लस 1/4 कर्ली एफ बाई कर्ली x4, ठीक है। और ये किस पॉइंट पे निकालना है? जो भी पी पॉइंट हमें गिवन है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ से ये वाली चीज़ किसके इक्वल आई थी? 3 इंटू ये 12 बाहर ही है ऑलरेडी, ठीक है। हम सिर्फ इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, इसकी, सिर्फ इसकी, है ना। तो ये चीज़ तो बाहर है, 12 बाहर है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 इंटू एफ ऑफ, इसकी वैल्यू कितनी गिवन थी? 6 गिवन थी, तो ये 18 आ गई, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 12 इंटू इसकी वैल्यू, तो ये कितनी हो जाएगी? 12 इंटू 18, दैट इज 216। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 216। तो यहाँ पे आइलर्स थ्योरम का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 216। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कह रहा है कि ए है वो मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है n क्रॉस n की, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स गिवन है और नॉर्मल मैट्रिक्स गिवन है। नॉर्मल मैट्रिक्स क्या होती है? अगर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स गिवन है तो नॉर्मल मैट्रिक्स ये होगी, ठीक है। ये जहाँ पे ए ऑफ ए थीटा इक्वल्स टू ए थीटा ए, ये क्या होते हैं हमारे जो ए थीटा रिप्रेजेंट करता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट, ठीक है। यही बोल सकते हैं ट्रांगुजेट, ट्रांस कॉन्जुगेट, मतलब इसको कुछ इस टाइप से बोल देते हैं कि दोनों हमारे पास ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट दोनों एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें नॉर्मल मैट्रिक्स गिवन है, कह रहा है कि अगर सारी आइगन वैल्यूज है वो रियल है तो एच हर्मिशियन होगी। अच्छा, हमें पता है कि जो नॉर्मल मैट्रिक्स होती है ना, नॉर्मल मैट्रिक्स वो हमेशा क्या होती है? डायगोनलाइजेबल होती है। अगर डायगोनलाइजेबल है तो जो ए मैट्रिक्स है वो, अगर मेरे पास नॉर्मल मैट्रिक्स है तो वो डायगोनलाइजेबल होगी।
और अगर डायगोनलाइजेबल होगी तो वो किसी बोल सकती हूँ कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स ऐसी एग्जिस्ट करेगी P सच दैट कि ए है वो पी डी पी थीटा, क्योंकि यहाँ पे ए अब कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ रहा है, ये लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये इसके इक्वल होगी, है ना, क्योंकि ये अगर डायगोनलाइजेबल है तो ये चीज़ तो डायगोनलाइजेबिलिटी की डेफिनेशन बोलती है। यहाँ से हम क्या करते हैं, ए थीटा कर देते हैं। ठीक है, दोनों साइड क्या ये अप्लाई कर दिया, ये अप्लाई कर दिया, दैट इज ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट। तो ये क्या होगा यहाँ से, पी थीटा डी पी थीटा का, सॉरी पी थीटा का थीटा, ये पहले होता है ना, पी थीटा थीटा डी एंड पी थीटा। ठीक है, अच्छा ये चीज़ मेरे पास क्या हो जाएगी, पी के इक्वली, अच्छा इसके ऊपर भी लगेगा। अब देखो एक चीज़ है कि अगर डी थीटा है मेरे पास, डी क्या होगी, एक डायगोनल मैट्रिक्स है ना, यही तो होता है, ये जो डी होती है डायगोनल मैट्रिक्स ही तो होती है बीच वाली। ठीक है, अब इसकी जो ये आइगन वैल्यूज गिवन है वो कैसे गिवन है, रियल, इसका मतलब ये जो डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी उसकी जो जो भी मतलब एंट्रीज आएंगी, जो भी एंट्रीज आएंगी वो सारी रियल आएंगी, क्योंकि हमें आइगन वैल्यूज रियल गिवन है तो उसके डायगोनल के अंदर सिर्फ रियल वैल्यूज आ सकती है, क्योंकि ये आइगन वैल्यूज को ही तो डायगोनल मैट्रिक्स करती है रिप्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सारी आइगन वैल्यू रियल है तो उसका अगर ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट कर देंगे तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना, वो डी के इक्वल ही रहेगा, तो ये डी के इक्वल रहेगा और पी थीटा। तो यहाँ से देखो ए थीटा भी यही आया था और ये भी यही आया है, तो अगर नॉर्मल मैट्रिक्स है तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ये इसके इक्वल आ गया, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स को। दैट इज अगर ऑल आइगन वैल्यूज रियल हुई तो ये हर्मिशियन हो जाएगी, तो ये चीज़ तो करेक्ट हो गई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए हैव एब्सोल्यूट वैल्यू 1 देन ए इज यूनिटरी। अच्छा इसको अगर हम करें तो इसका कुछ पार्ट मतलब जो हम है वो किसके अंदर जा जाता है, थोड़ा सा फंक्शनल एनालिसिस के अंदर चला जाता है। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा और फंक्शनल एनालिसिस का जो पार्ट रहता है मतलब कुछ मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो अगर इसको कुछ अपने तरीके से सोच सकते हैं तो वो इस तरीके से सोच सकते हैं। देखो इसने क्या बोला है कि वही ए अगर नॉर्मल मैट्रिक्स है तो ये तो हमें पता चल गया कि वो डायगोनलाइजेबल होगी। ठीक है, अब इसने बोल दिया कि ए है उसकी सारी जो आइगन वैल्यूज है वो एब्सोल्यूट 1 है। एब्सोल्यूट 1 का मतलब क्या हुआ, एब्सोल्यूट 1 क्या होता है कि मेरे पास अगर कोई आइगन वैल्यूज उसकी ए प्लस आइटा बी टाइप भी आ रही है ना, तो वो क्या होगी, उसका जो मॉडुलस आएगा वो 1 के इक्वल आएगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर क्या होगा 1 के इक्वल। ठीक है, तो ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, हमें गिवन है ए नॉर्मल मैट्रिक्स, तो हमें पता है कि ए डायगोनलाइजेबल होगी। अगर ए डायगोनलाइजेबल होगी तो ए सिमिलर होगी एक डायगोनल मैट्रिक्स के, और अगर ए सिमिलर होगी डायगोनल मैट्रिक्स के तो ए क्या होगा, वो कुछ उस इस टाइप से लिखे जाएंगे। तो जो डायगोनल मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स आती है वो क्या करती है, अपने अंदर आइगन वैल्यूज को ही तो कंटेन करती है जो डायगोनल्स पे एग्जिस्ट करती हैं, उन्हीं को ही रिप्रेजेंटेशन होता है वो। ठीक है, आइगन वैल्यूज हमें उसी के थ्रू पता चलती है। तो यहाँ से देखो ये मुझे पता चल गया कि हमें जो मैट्रिक्स गिवन है वो डायगोनलाइजेबल गिवन है, साथ में जो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है वो कितनी गिवन है 1 है। अब देखो यहाँ से मान लेते हैं कि मेरे पास जो आइगन वैल्यूज आ रही हैं वो ए प्लस आइटा बी टाइप की आ रही है। ठीक है, मान लेते हैं कि ए प्लस आइटा बी टाइप की ही एलिमेंट्स आ रही हैं। ठीक है, आइगन वैल्यूज आ रही है, तो जो ए मैट्रिक्स आएगी, ए मैट्रिक्स जो आएगी वो उस डायगोनल मैट्रिक्स के क्या होगी, सिमिलर होगी। और वो अपने अंदर जैसे मान लेते हैं कि A1 B1 A2 आइटा B2 A3 प्लस आइटा B3 एंड सो ऑन टू AN प्लस में आइटा BN, ये मेरे पास इसके सिमिलर आएगी। ठीक है, हमें क्या बोल रहा है कि हमें ए को यूनिटरी चेक करना है कि ए यूनिटरी होगा या नहीं होगा। अच्छा यूनिटरी की डेफिनेशन क्या होती है, यूनिटरी का मतलब ये होता है कि ये मेरे पास ये होगा या नहीं होगा। ये चीज़ तो ऑलरेडी गिवन है, हमें सिर्फ ये चेक करना है, अगर ये आई के इक्वल हो गई तो ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ से ए व ए हमें पता चल गई, यहाँ से ए थीटा निकाल लेंगे। अब ए थीटा क्या होती है, ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट, तो ट्रांसपोज तो वही रहेगा लेकिन कॉन्जुगेट करते समय क्या हो जाएगी, जो आइगन वैल्यूज की जो आयोटा वाली चीज़ है वो माइनस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, तो दैट इज ये आ जाएगी A1 माइनस आइटा B1 A2 माइनस आइटा B2 A3 माइनस आइटा B3 एंड सो ऑन टू AN माइनस आइटा BN, ये मैट्रिक्स बन जाएगी, है ना।
हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a1 प्लस आयोटा b1 ये फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, है ना। दैट इज a1 प्लस में आयोटा b1, a1 माइनस आयोटा b1 किसके इक्वल आ जाएगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। और ये क्या है, 1 के इक्वल, क्योंकि हमें एब्सोल्यूट 1 गिवन थी आइगन वैल्यू। तो अगर a प्लस आयोटा बी टाइप की आइगन वैल्यू आ रही है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 के इक्वल होना चाहिए। तो ये क्या आ गया, 1 के इक्वल। तो इसी तरीके से अगर सेकंड एंट्री को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये भी 1, ये भी 1। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या बन जाएगी, कैसी बन जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी ना मल्टीप्लाई करवाने के बाद। ए थीटा ये बन जाएगी 1 0 0 0 1 0, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, है ना। तो इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनते ही क्या हो जाएगी, यूनिटरी मैट्रिक्स। हेंस ये चीज़ भी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गए, करेक्ट हो गए। ठीक है, बाकी अगर इसको थ्योरम से करें तो एक तो थ्योरम याद करनी पड़ती है, ठीक है। हो सकता है एग्जाम टाइम पे याद आए ना आए, तो हम ऐसे लॉजिक से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो यहाँ से ए मुझे एक मैट्रिक्स गिवन है और ये मेरे पास 2x2 की कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के सेट्स गिवन है, ठीक है। ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है कुछ इस टाइप से। तो ये देखो, ये इसकी एक सीधी सी प्रॉपर्टी होती है, अगर कभी भी हमें इस टाइप की मैट्रिक्स गिवन है तो जो टी टी ट्रांसफॉर्मेशन की जो मैट्रिक्स आती है या फिर इसका जो भी चीज़ें आती है, चाहे आइगन वैल्यूज हो, चाहे उसका डिटर्मिनेंट हो, चाहे उसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल हो, मिनिमल पोलिनोमियल हो, कुछ भी हो, वो पूरा का पूरा इस गिवन मैट्रिक्स ए के ऊपर डिपेंड कर जाता है, ठीक है। इस ए के ऊपर डिपेंड कर जाएगा पूरा, अगर इस टाइप की मैट्रिक्स गिवन है। तो यहाँ पे वही चीज़ें मैं बताती हूँ कि इसको किस तरीके से करना है। हमें देखो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल पूछा है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें आइगन वैल्यूज तो पता होनी चाहिए। अच्छा, ए की आइगन वैल्यूज कितनी है, ये मैट्रिक्स ये गिवन है, ठीक है। इसके आइगन वैल्यूज 2 एंड -2, ठीक है। इस ए की आइगन वैल्यूज क्या आ गई, 2 और -2। दैट इज कि जो ए की आइगन वैल्यू आई है वो ये आई है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन के मैट्रिक्स बनाती हूँ, देखो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास कहाँ से कहाँ तक जा रही है, M2C से M2C तक जा रही है। अगर इसकी मैट्रिक्स की बात करें तो ये कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स बनेगी, 4x4 की मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर हमें इसकी टी की आइगन वैल्यू जाननी है ना तो वो ए से जान सकते हैं। कैसे, कि जो जो आइगन वैल्यू ए की आई है +1 एंड -2, वो आइगन वैल्यू टी की भी आएगी, लेकिन उस मल्टीप्लिसिटी एन के साथ जो गिवन ऑर्डर रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें 2x2 ऑर्डर गिवन है, तो इसका मतलब जो आइगन वैल्यूज आएंगी वो n मल्टीप्लिसिटीज की आएंगी, दैट इज 2 मल्टीप्लिसिटी की। तो 2 जो आइगन वैल्यू आएगी वो भी 2 बार आएगी और -2 वाली भी 2 बार आएगी। तो यहाँ से t की आइगन वैल्यूज ये निकली हैं अब, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है इसकी, ये डायरेक्ट काम आती है एग्जाम टाइम में, ठीक है। इसका एक प्रूफ भी होता है जो हम बेसिस के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके करते हैं, ऑर्डर्ड बेसिस का प्रूफ लेकर करते हैं उसको, ठीक है। लेकिन अगर इसको डायरेक्ट एग्जाम टाइम में याद करना है तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अगर यहीं पे अगर सेम हम बात करते हैं ना डिटर्मिनेंट की, तो वो भी एन टाइम्स हो जाता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ से रैंक की, वो भी एन टाइम्स हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ से देखो ये मिल गया कि इसके आइगन वैल्यू ये है। अब आइगन वैल्यू ये है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या बन जाएगा, x-2 का होल स्क्वायर, x+2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर एंड माइनस का 8x ए स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, इसका करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें ये चीज़ कैलकुलेट करनी है कि इसकी लिमिट क्या आएगी, एग्जिस्ट करेगी भी या नहीं करेगी, करेगी तो 0 3 पाई इनमें से क्या आएगी। तो इसको क्या करते हैं, देखो इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं कि एक्स बाई एप्सिलॉन को टी पुट कर लेते हैं ताकि यहाँ पे हमें इसको सोल्व करने में आसानी लगे, ठीक है। तो जब एक्स बाई एप्सिलॉन को टी पुट करेंगे तो एक्स क्या हो जाएगा, टी एप्सिलॉन। लिमिट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक्स जब ज़ीरो तब ज़ीरो, जब टी एक्स इन्फिनिटी तो ये भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी 1 बाई एप्सिलॉन बाहर, ठीक है। ई की पावर क्या हो जाएगी, -t, क्योंकि एक्स बाई एप्सिलॉन को पुट किया है, ठीक है। कोस ऑफ 3x, एक्स की जगह क्या आएगा, टी एप्सिलॉन, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर
टी स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस रूट ऑफ टी एप्सिलॉन प्लस 4 और इंटू में डी टी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो डी टी आएगा वो कितना आ जाएगा, डी एक्स एप्सिलॉन डी टी। तो यहाँ पे साथ में एप्सिलॉन भी आ जाएगा। ठीक, तो ये आएगा 1/एप्सिलॉन से 1/एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचाएगा 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टी कोस ऑफ 3 टी एप्सिलॉन प्लस 0 से इन्फिनिटी टी स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस 0 से इन्फिनिटी टी एप्सिलॉन प्लस में 4 का इंटू में टी टी। ठीक है, यहाँ से देखो एप्सिलॉन जो गिवन है वो हमें कैसे गिवन है कि वो 0 को टेंड कर रही है। तो यहाँ से अगर ये 0 को टेंड करेगी तो मैं इसके अंदर पुट कर सकती हूँ, क्योंकि एप्सिलॉन तो मेरे पास कैसा है, एक मतलब कांस्टेंट नंबर है। तो यहाँ पे जब जैसे ही 0 को टेंड करेगी तो ये इसको 0 बना देगी। तो मैं डायरेक्ट पुट कर देती हूँ यहाँ से कि ये मेरे पास क्या बचेगा, 0 से इन्फिनिटी ये चीज़ 0, तो कोस ऑफ 0 1, तो ई रेज टू पावर माइनस टी प्लस में अगर ये एप्सिलॉन स्क्वायर बाहर ले लूँगी और 0 उसको टेंड करवाऊँगी तो ये 0 बन जाएगा। और ये वाला इंटीग्रल क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन को अगर 0 टेंड करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, √4 और 0 से इन्फिनिटी डी टी। ठीक है, ये चीज़ बनी है। अच्छा, ये क्या हो जाएगा यहाँ से, अच्छा ये ई रेज टू पावर सबके साथ था, सॉरी ये ई रेज टू पावर माइनस टी सबके साथ था। ठीक है, तो यहाँ पे भी ई रेज टू पावर माइनस टी आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये डी टी आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस टी का डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेज टू पावर माइनस टी -1 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 और ई रेज टू पावर टी का वही माइनस का माइनस बाहर ई रेज टू पावर माइनस टी 0 से इन्फिनिटी, दैट इज 3 ऑफ क्या, ये भी माइनस ये भी माइनस -3 ऑफ ई रेज टू पावर माइनस टी 0 से इन्फिनिटी -3 ऑफ ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0 एंड माइनस ऑफ 1 दैट इज 3। तो इसकी लिमिट कितनी आ गई, जब एप्सिलॉन 0 को टेंड करेगा तो 3 के इक्वल आ गई, हेंस ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। चलते नेक्स्ट पे। ये देखिए, ये बहुत अटपटा क्वेश्चन आया था, बस इसमें थोड़ा सा प्रूफ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, ऑप्शन से अब हमें यहाँ पे इसने क्या बोला है कि एक्स एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। ठीक है, एंड ए है वो सबसेट एक्स का, एस है वो एक्स का सबसेट है, और यहाँ पे कह रहा है कि ये इंटीरियर ऑफ एस को डिनोट कर रहा है, ये बाउंड्री पॉइंट, ये क्लोजर को। हमें यहाँ से कह रहा है कि कौन सी चीज़ इसमें से ट्रू नहीं होगी, नेसेसरली ट्रू। अब यहाँ पे हमारा जो भी एग्जाम्पल लेंगे वो काम नहीं करेंगे अगर हम डिस्कार्ड करने की भी कोशिश करें, तो यहाँ पे सिर्फ हमें प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता प्रूव करने का, तो फिर भी इसका हम प्रूफ देख लेते हैं एक बार कि इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि इंटीरियर ऑफ एक्स ए, क्या ये सबसेट होगा इसका। देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे, अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है कि इसको मैं अगर एक्स ए को मैंने एक्स का सबसेट एक्स को ए को मैंने एक्स का सबसेट लिया है, तो इसका मतलब एक्स में जो एलिमेंट आ रहा है वो ए के अंदर नहीं आ रहा, दैट इज एक्स बाय ए किसको डिनोट कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, यानी ये मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ए क्लोजर में एक्स में से ए क्लोजर घटा रही हूँ, तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट। तो हमें यहाँ से ये दिखाना है कि ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर क्या सबसेट होगा, ए क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो सबसेट दिखाने के लिए क्या करते हैं, एक एलिमेंट उठाते हैं इसमें से, दूसरा इसमें दिखा देते हैं उसको, है ना। तो इसको किस टाइप से प्रूव करेंगे, देखो एक्स को अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर के अंदर लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ किसका, ए कॉम्प्लीमेंट का, है ना, ये डिनोट करता है। तो अगर ये एक्स इंटीरियर पॉइंट है तो हमारे पास क्या होता है कि एक एक ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा, एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन, इसको हम रियल के तरीके से लेकर चल रहे हैं। ठीक है, एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन सच दैट, किस तरीके से कि ये जो एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन है, ये क्या होगा, इसे कॉम्प्लीमेंट का सबसेट,
है ना? यही तो होती है इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन, नेबरहुड की डेफिनेशन यही तो होती है, ठीक है? अब देखो यहाँ से अगर ये पूरा सेट इसके अंदर बिलॉन्ग कर रहा है तो हमें यहाँ से एक चीज़ तो कन्फर्म हुई कि x है वो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर बिलॉन्ग कर रहा है और x है वो ए के अंदर बिलॉन्ग नहीं कर रहा, ठीक है? अब देखो अगर ये इसका सबसेट हो गया ए कॉम्प्लीमेंट का, इसका मतलब x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन का अगर मैं इंटरसेक्शन भी लूँगी ए के साथ तो वो एम्प्टी आना चाहिए, क्योंकि जब ये पूरा सेट ही ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर चला गया तो उसका ए के साथ तो कोई चीज़ बचता ही नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट तो क्या होता है, ए का मतलब ए के अंदर जो एलिमेंट नहीं आएंगे वो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ से x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन में से अगर मैं x भी माइनस कर दूँ और उसका इंटरसेक्शन फिर ए के साथ लेती हूँ तो वो भी क्या आता है, एम्प्टी, क्योंकि जब ये इसका कोई भी एलिमेंट आ ही नहीं रहा तो x को सब्ट्रैक्ट करने पे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है? इसका मतलब यहाँ से ये भी पता चला कि अगर ये एम्प्टी आ गया तो x इज़ नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए, है ना? कि x है वो मेरे पास क्या है, ए का लिमिट पॉइंट नहीं है। x अगर ए का लिमिट पॉइंट नहीं है इसका मतलब x है वो ए के डिराइव्ड सेट के अंदर नहीं आ रहा और साथ में हमें ये भी पता था कि ए के अंदर नहीं आ रहा, है ना? ये ऊपर प्रूव किया है। तो जब x है वो ना तो डिराइव्ड सेट के अंदर आ रहा है ना ए के अंदर, तो x है वो ए यूनियन ए डैश के इक्वल नहीं आएगा, अंदर नहीं आएगा। इसका मतलब x है वो ए क्लोजर के अंदर नहीं आएगा। तो जब x ए क्लोजर के अंदर नहीं जाएगा तो जाएगा किस में, कॉम्प्लीमेंट में। तो इसका मतलब x किसके अंदर गया, ए क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट में। दैट इज हम एलिमेंट लेकर चले थे किसका, ए कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर का, और आ किसके अंदर गया, ए क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट के अंदर। दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? तो ये चीज़ तो क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी ट्रू है। हमें फॉल्स स्टेटमेंट पूछी है ना, हमें क्या पूछी है, फॉल्स स्टेटमेंट पूछी है। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट को तो हम टिक नहीं करेंगे। अच्छा ये तो ऑब्वियस बात है कि ए है वो सबसेट होता है ए क्लोजर ए बार का, क्यों, क्योंकि ए क्लोजर होता है वो क्या होता है, ए यूनियन ए डैश। तो ए है वो ए यूनियन ए डैश के अंदर तो आएगा ही, ये डिराइव्ड सेट है इसके अंदर तो आ ही रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है? अब बचते हैं ये दो ऑप्शन, इसमें से क्या करते हैं, डी ऑप्शन को ट्राई करते हैं कि डी ऑप्शन क्या बोल रहा है। देखो डी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि हमें बाउंड्री ऑफ ए क्लोजर कह रहा है कि वो क्या बाउंड्री ऑफ ए के इक्वल होगी, ठीक है? ये मेरे पास बाउंड्री पॉइंट्स का कलेक्शन है ए क्लोजर के और ये ए के हैं, तो हमें ये दिखाना है, इसका एक एलिमेंट लेकर चलेंगे, इसके अंदर प्रूव करेंगे, या फिर हमें क्या शो करना है। चलो एक बार इसको देखते हैं कि हमें ये शो करना है, ठीक है? जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं ना, वो बाउंड्री पॉइंट्स की डेफिनेशन ये होती है, जैसे हम यहाँ से क्या करते हैं कि बाउंड्री पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक सेट बनाया, ठीक है? ये मेरे पास एक सेट है, कह रहे बाउंड्री पॉइंट जो होते हैं ना वो ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जिनका अगर मैं नेबरहुड ड्रॉ करती हूँ ना तो उनका कुछ इंटरसेक्शन तो ए कॉम्प्लीमेंट के साथ नॉन एम्प्टी आता है और उनका ए के साथ भी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आता है, ठीक है? तो वो ऐसे पॉइंट्स होते हैं ना वो बाउंड्री पॉइंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ से देखो मान लेते हैं कि एक पॉइंट है वो मेरे पास ए क्लोजर के बाउंड्री पॉइंट के अंदर आ रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से मेरे पास एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन, ठीक है? जिसका इंटरसेक्शन ए इसके साथ इस सेट के साथ क्या आएगा, नॉन एम्प्टी। साथ में एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन का इंटरसेक्शन किसके साथ, इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, वो भी नॉन एम्प्टी आना चाहिए। यही तो बात हुई अगर इसके अंदर जा रहा है इसकी बाउंड्री पॉइंट्स के अंदर, है ना? तो अच्छा देखो एक चीज़ और है यहाँ से कि अगर एक्स इसके अंदर जा रहा है ना तो डेफिनेटली एक्स होगा वो ए क्लोजर का एलिमेंट होगा, ठीक है? क्योंकि बाउंड्री पॉइंट्स होते ही वो हैं जो सेट का खुद का हिस्सा खुद सेट के हिस्से होते हैं, ठीक है? लेकिन उनका कुछ इंटरसेक्शन उनके साथ ए कॉम्प्लीमेंट के साथ जाता है, कुछ सेट के साथ जाता है, ठीक है? तो यहाँ से ये चीज़ तो पता चली। हमें क्या शो करना है, हमें ये शो करना है कि एक्स है वो इसके अंदर बिलोंग करेगा, ये हमें शो करना है। अब ये शो करने के लिए हमें सिर्फ इतना शो करना है कि एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन का जो इंटरसेक्शन आएगा ए के साथ वो नॉन एम्प्टी आएगा। साथ में एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन का इंटरसेक्शन ए क्लोजर के ए कॉम्प्लीमेंट के साथ वो भी क्या आएगा, नॉन एम्प्टी। हमें ये शो करना है, ठीक है? तो इसको शो करने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले एक बात तो हमें पता है कि ए होता है वो सबसेट होता है ए क्लोजर का,
दिस इम्प्लाइज ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। उल्टा हो जाता है ना कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करते। तो ये चीज़ तो हमें पता चल गई। अच्छा, यहाँ से इस चीज़ का यहाँ पे यूज़ कर लें कि अगर जैसे हमें ये इसका इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ए क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर एम्प्टी नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ आ रहा है उसके इंटरसेक्शन के अंदर, तो जब ए ये चीज़ है, ये मेरे पास इसका खुद का सबसेट है, तो इसका मतलब इसका इसके साथ इंटरसेक्शन भी क्या आना चाहिए, नॉन एम्प्टी, है ना? तो इसका मतलब ये चीज़ तो हमारे पास प्रूव हो गई, क्योंकि ये हमारे पास इसका इक्वल है, तो यहाँ पे ये मेरे पास क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है, ठीक है? ये चीज़ ए के कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है, तो इसका मतलब इसके साथ इसका कलेक्शन भी क्या आएगा, नॉन एम्प्टी। दैट इज़ ये वाली चीज़ तो करेक्ट है। सिर्फ अब हमें ये शो करना है कि एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन का इंटरसेक्शन ए के साथ क्या आएगा, नॉन एम्प्टी आएगा। तो उसके लिए इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर सकते हैं, है ना? लेट कर लेते हैं कि एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन का जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो ए के साथ वो एम्प्टी आ रहा है। हमें तो नॉन एम्प्टी दिखाना है, लेकिन हम सपोज कर लेते हैं ताकि आगे चल के कॉन्ट्राडिक्शन अगर क्रिएट हो तो हम बता दें कि भाई हम लेकर चले वो गलत है। तो ये चीज़ हमने क्या दिखाई कि इसका इंटरसेक्शन है वो फाई के इक्वल है, ठीक है? अब अगर फाई के इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स है, अगर ये इंटरसेक्शन ही फाई के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब इनमें और इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब एक्स है वो ए के अंदर नहीं गया, लेकिन एक्स तो ए क्लोजर का एलिमेंट था, है ना? और ए क्लोजर क्या होता है, ए यूनियन ए डिराइव्ड सेट। तो एक्स ए के अंदर तो है नहीं, इसका मतलब एक्स डिराइव्ड सेट के अंदर है, तभी तो इसके अंदर आया है ना? तो इसका मतलब एक्स ए के अंदर नहीं है, बट एक्स है वो ए के डिराइव्ड सेट के अंदर है। अच्छा, डिराइव्ड सेट का मतलब ये होता है कि लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन। तो इसका मतलब एक्स है वो ए का लिमिट पॉइंट है। अब जब एक्स ए का लिमिट पॉइंट है, तो यहाँ से ए लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन ये बोलती है कि मेरे पास एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन में से अगर मैं एक्स भी सब्ट्रैक्ट कर दूँ और उसका इंटरसेक्शन अगर ए के साथ लेती हूँ, है ना? तो वो मेरे पास क्या आना चाहिए, नॉन एम्प्टी। तभी तो एक्स क्या होता है, लिमिट पॉइंट बनता है, ठीक है? अगर इसमें से एक्स भी सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये नॉन एम्प्टी आएगा, और साथ में अगर इसमें एक्स भी सब्ट्रैक्ट ना करूँ तो भी ये नॉन एम्प्टी आना चाहिए, क्योंकि भाई एक्स निकालने के बाद भी जब इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ रहा है, तो एक्स डलने के बाद भी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होना चाहिए, है ना? ये चीज़ ये इसको इम्प्लाई करती है। लेकिन लेकर तो ऊपर क्या चले हैं कि इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई के इक्वल। यहाँ पे इसने उल्टी चीज़ बता दी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें तो कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया, तो हम जो लेकर चले वो चीज़ गलत है ना? इसका मतलब क्या होना चाहिए कि एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन का इंटरसेक्शन ए के साथ नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो हमारे पास ये चीज़ भी प्रूव हो गई, ये चीज़ भी प्रूव हो गई। तो इससे हम बोल सकते हैं कि एक्स है वो मेरा किसके अंदर गया, बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ ए के अंदर। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो हमें जो ट्रू नहीं है वो पूछा है, तो ये स्टेटमेंट गलत, हैंस ये क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, इसमें हमने लीनियर, रियल एंड फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स डिस्कस किया है। ठीक है, अलग अलग थ्योरम्स यूज़ हुई हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।